नमस्कार करते हैं एसएससी जीडी 2021 साइंस से मैंने 50 क्वेश्चंस कलेक्ट किए हैं, देखते हैं। चलो यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है। लाफिंग गैस इनमें से कौन सा है? लाफिंग गैस जिससे कि हंसी आने लगे, बिल्कुल। कितना भी दुखद कंडीशन में आप क्यों ना हो, इस गैस को अगर छिड़क दिया जाए तो अपने आप आपकी हंसी रुकेगी नहीं, इतनी जोर से आप हंसोगे, समझ रहे हो। नाइट्रिक ऑक्साइड दिख रहा है, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन पेंटा और यहाँ पे नाइट्रोजन, कौन सा इसमें से आपको लाफिंग गैस लग रहा है? सेकंड वाला जो दिख रहा है, सेकंड वाली ये नाइट्रस ऑक्साइड, इसको क्या बोलते हैं? N2O। इसकी फॉर्मूला होती है N2O। अगर इस गैस को छिड़क दिया जाए तो आपकी हंसी यहाँ पे कंट्रोल में रहेगी ही नहीं, समझ रहे हो। आगे देखते हैं। अब यहाँ पे क्या बताया गया है कि इनमें से चारों में से ऐसा कौन है जो कि एक इलेक्ट्रिकल सर्किट को या तो ब्रेक करने का काम आता है या उसको कंप्लीट करने का काम आता है। सर्किट समझते हो ना क्या होता है? जैसे मान लो यहाँ पे मैं एक सर्किट बना रहा हूँ। जैसे यहाँ पे क्या हो गई हमारी, ये सेल हो गई, ये हमारा वायर हो गया है ना। यहाँ पे मान लो मैंने स्विच लगा दिया इस तरीके से, यहाँ पर मैंने क्या किया, एक स्विच लगा दिया है ना, यहाँ पे बल्ब लगा दिया ऐसा करके। ये बल्ब जो है ग्लो करता हुआ दिखाना है तो ऐसा दिखा दिया, एक बल्ब लगा दिया और वापस इसको क्या किया, यहाँ लाके कनेक्ट कर दिया। तो ये देखो एक सर्किट हो गया, ठीक है। तो इस सर्किट को अगर ब्रेक करना है या क्लोज करना है तो इनमें से कौन सा काम आएगा, ये पूछ रहा है। देखो ट्रांजिस्टर पहला दिया। ट्रांजिस्टर क्या होता है? जैसे कि अगर हमारे पास सेमी कंडक्टर हो, सेमी कंडक्टर जो कि ना तो मेटल होती है ना ही नॉन मेटल होती है, उन दोनों के बीच का होता है, ठीक है। वो जो है बीच का जो होता है, मतलब ना ही अच्छे से इलेक्ट्रॉन को जाने देगा, ना ही बहुत धीमे धीमे जाने देगा। ये मेटल्स क्या होते हैं पता है ना? मेटल उसको कहते हैं जो कि अपने थ्रू इलेक्ट्रॉन को जाने दे, बिजली को जाने दे बहुत अच्छे से। और नॉन मेटल जो होते हैं वो अपने थ्रू बिजली को जाने नहीं देते हैं। जो ट्रांजिस्टर होते हैं वो धीमे धीमे जाने देंगे, थोड़ा थोड़ा करके जाने देंगे, समझ रहे हो। तो अगर इसमें हम अगर सेमीकंडक्टर को हम अगर डोपिंग करते हैं, डोपिंग या तो पीएनपी टाइप होता है या एनपीएन टाइप होता है। अगर डोपिंग किया जाता है तो सेमीकंडक्टर को जो है हम ट्रांजिस्टर बना सकते हो, समझ रहे हो। तो ट्रांजिस्टर की हेल्प से जो है हम यहाँ पे सर्किट को ब्रेक या कंप्लीट नहीं कर सकते। शायद ट्रांजिस्टर का काम कुछ और ही है। अगर ट्रांजिस्टर बताएंगे तो फिर हमको लॉजिक गेट्स में घुसना पड़ेगा, वो काफी लंबा है, यहाँ पे समय लग जाएगा, समझ रहे हो। अब देखो यहाँ बताया गया कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या होता है? जैसे कि बैटरी होता है, बैटरी वो क्या करता है, एनर्जी स्टोर रखता है। उसके अंदर क्या इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर रहती है ना। अगर हम बैटरी की बात करें, सेकेंडरी बैटरी की बात करते हैं, तो उसमें एनर्जी क्या स्टोर रहता है। और क्या है, जब उसकी जरूरत होती है तो बैटरी क्या करता है, थोड़ा थोड़ा करके जो है इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई देता है। कैपेसिटर भी उस बैटरी की तरह ही है, वो भी क्या करता है, बिजली को स्टोर रखता है। लेकिन बैटरी से इसमें अंतर ये है कि ये एक बार में करंट देगा। मान लो आपको एक बार में जो है बहुत ज्यादा करंट चाहिए, जैसे फैन वगैरह को चलना हो, फैन वगैरह को चलने के लिए क्या होता है कि जब वो स्टार्ट चाहिए, स्टार्ट, तो उसको स्टार्ट होने समय क्या बहुत तेज बिजली की जरूरत पड़ती है। एक बार जब शुरू हो जाए तब उसको थोड़ा बिजली कम भी मिले तो चल जाएगा, लेकिन स्टार्टिंग में क्या उसको हाई पोटेंशियल, उसको हाई वेलोसिटी, उसको जो है करंट चाहिए होता है। इसके लिए कैपेसिटर को हम लगाते हैं। देखो ना व्हाइट कलर का होता है कैपेसिटर इस तरीके का। तो हम लोग फैन में जो है इस तरीके के व्हाइट कलर का लगाते हैं कैपेसिटर। तो ये क्या करता है कि एक बार में जो है बहुत तेज करंट को सप्लाई दे देता है, समझ रहे हो। रजिस्टर की बात की गई है। रजिस्टर क्या करता है कि रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। आपको अगर सर्किट में रेजिस्टेंस बढ़ाना है या कम करना है तो हम क्या करते हैं, रजिस्टर का यूज करते हैं, समझ रहे हो। तो इनमें से कौन सा होगा? तो स्विच जो आपको दिख रहा है, स्विच, इसके हेल्प से हम क्या करते हैं, सर्किट ब्रेक या क्लोज कर सकते हैं। देखो अगर मैंने स्विच को ऑफ कर दिया तो करंट फ्लो करेगा नहीं भैया, और अगर स्विच को क्लोज कर दिया, मतलब अगर स्विच ऑन रहेगी हमारी, तो करंट फ्लो करेगी और जो भी अप्लायंस होगा, बल्ब होगा, फैन होगा, जो भी कुछ होगा वो अपना वर्किंग करेगा, समझ रहे हो। तो स्विच यहाँ पे होगा करेक्ट ऑप्शन। आगे देखते हैं। अब पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया हेल्प्स इन फिक्सिंग नाइट्रोजेनिक एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। देखो हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा कौन सा गैस प्रेजेंट है? नाइट्रोजन, मानते हो इस बात को? 78% नाइट्रोजन प्रेजेंट है, उसके बाद ऑक्सीजन प्रेजेंट है 21%। बाकी के जो 1% बच गए उसमें कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगा, हीलियम आ जाएगा, आर्गन आ जाएगा, उसमें जो है हाइड्रोजन आ जाएगा, अलग अलग टाइप का गैस आता है 1% में। सबसे ज्यादा क्या है? नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन है तो काफी ज्यादा, लेकिन फिर भी उसको प्लांट जो है डायरेक्ट नहीं ले पाता है, समझ रहे हो। जिस तरीके से प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है, हम लोग जब छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड तो प्लांट ले लेता है, लेकिन डायरेक्ट वो नाइट्रोजन को नहीं ले पाता है। लेकिन उसको नाइट्रोजन की जरूरत है। प्लांट को नाइट्रोजन की जरूरत इसलिए है क्योंकि नाइट्रोजन की हेल्प से वो क्या करेगा, प्रोटीन बनाएगा। जिस तरीके से हमको प्रोटीन चाहिए उस तरीके से प्लांट को भी प्रोटीन चाहिए, लेकिन वो नाइट्रोजन डायरेक्ट तो नहीं ले पा रहा है। इसके लिए क्या होते हैं कि उनके जो जड़ होते हैं, प्लांट के जो जड़े होते हैं, उन जड़ों में कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि नाइट्रोजन को पकड़ने का काम करते हैं और पकड़ के उसका थोड़ा फॉर्म चेंज कर देते हैं, उसका थोड़ा मतलब समझ लो कि उसका जो है दशा को थोड़ा चेंज कर देते हैं। नाइट्रोजन को बदल देते हैं उसमें नाइट्राइट में, नाइट्रोजन को किससे बदल देते हैं, नाइट्राइट में बदल देते हैं वो लोग, समझ रहे हो। तो ये बेसिकली होता किसमें है, जो हमारे लेगुमिनस प्लांट्स होते हैं। लेगुमिनस प्लांट्स क्या होता है भैया? ऐसे प्लांट्स जो कि हमको जो दाल वगैरह देने वाले प्लांट्स होते हैं ना, जैसे अरद हो गया, मूंग हो गया, मसूर हो गया, उड़द हो गया, ये सब जो दाल होता है, तो दाल देने वाले प्लांट जो होते हैं, या फिर मैं अगर सोयाबीन प्लांट की बात करूं है ना, फिर वो पी प्लांट की बात करूं, तो ये सब प्लांट जो होते हैं लेगुमिनस प्लांट होते हैं। इनके जड़ में आपको ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया मिलेगा और उस बैक्टीरिया का नाम होता है राइजोबियम। उस बैक्टीरिया का नाम है राइजोबियम, बिल्कुल यही पकड़ता है नाइट्रोजन को एटमॉस्फेयर से, उसको फिर नाइट्रोजन को नाइट्रेट में चेंज करता है, NO3 में चेंज किया नाइट्रेट में, और तब जाके इसको जो है प्लांट ले पाता है और इस नाइट्रेट का यूज करता है वो प्रोटीन बनाने के लिए। समझ में आ रहा है। यहाँ पे आपको एक और दिख रहा होगा एजोटोबैक्टर। देखो एजोटोबैक्टर भी क्या करता है, नाइट्रोजन प्रोवाइड करवाता है प्लांट को, लेकिन
ये एजोटोबैक्टर जो है वो प्लांट के जड़ों के साथ चिपका नहीं रहता है। जैसे राइजोबियम क्या है, मान लो एक प्लांट होगा तो प्लांट की जैसे जैसे जड़ें होंगी तो जड़े में वो चिपका होगा, ऐसे ऐसे जड़ों में जो है ये राइजोबियम बैक्टीरिया चिपका होगा। लेकिन मान लो अगर कोई प्लांट लेग्यूमिनस नहीं है, जैसे पी प्लांट के अलावा ये जो जो पल्सेस वाले प्लांट होते हैं, सोयाबीन प्लांट होते हैं, इनके अलावा भी तो बहुत सारे प्लांट होते हैं ना, समझ रहे हो, तो उन प्लांट को भी तो नाइट्रोजन चाहिए। लेकिन आप बोलोगे उनके पास तो ये बैक्टीरिया है ही नहीं, तो कैसे लेंगे? तो देखो वहां पर फिर काम आता है एजोटोबैक्टर का। एजोटोबैक्टर ऐसा बैक्टीरिया है जो कि रूट में तो नहीं होता है, रूट मतलब जड़ों में तो नहीं होता है, लेकिन वो सॉइल में ही फैला होता है, सॉइल में जो इधर उधर कहीं ना कहीं फैला हुआ होता है, और तब ये एजोटोबैक्टर काम आता है उसको फिर पकड़ के सप्लाई देने में। लेकिन आप याद रखना एजोटोबैक्टर जो है वो डायरेक्ट रूट से कनेक्टेड नहीं होता है। लेकिन चूंकि यहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सेशन की बात की गई है तो आप राइजोबियम को ही मार देना, समझ रहे हो, क्योंकि राइजोबियम क्या है, डायरेक्ट कांटेक्ट में रहता है, मैंने बताया राइजोबियम रहता है डायरेक्ट कांटेक्ट में लेग्यूमिनस प्लांट के। अरे एजोटोबैक्टर जो है वो फैला होता है सॉइल में, वो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होता है, तो सही ऑप्शन जो है इसका राइजोबियम बैक्टीरिया कर देना। लेकिन हाँ, मैंने फिर भी आपको बताया कि एजोटोबैक्टर भी करवाता है नाइट्रोजन फिक्सेशन, और वो किस में करवाएगा, वो नॉन लेग्यूमिनस प्लांट में। लेग्यूमिनस प्लांट में तो राइजोबियम करवाएगा, और नॉन लेग्यूमिनस प्लांट वगैरह में जो एजोटोबैक्टर करवा देगा, जो कि फ्रीली प्रेजेंट होता है हमारे सॉइल के अंदर। आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्या बताया गया है, इनमें से कौन सा जो पेयर दिख रहा है वो एनर्जी का पेयर है। देखो अलग अलग यूनिट्स होती है, जैसे अगर हमको डिस्टेंस को मेजर करना हो तो किलोमीटर होगा, मीटर होगा, है ना, उस तरीके से सेंटीमीटर होगा। अगर हमको वॉल्यूम मेजर करना हो, क्या ग्लास में कितना पानी है, कितना जूस है, उसको मेजर करने के लिए क्या करते हैं, लीटर मिलीलीटर ये सब यूज करते हैं। टाइम को मेजर करने के सेकंड है, मिनट है, आवर है, उस तरीके से एनर्जी को मेजर करने के लिए भी अलग अलग यूनिट होते हैं। इनमें से कौन सा आपको दो दो यूनिट दिए गए हैं, दो दो यूनिट का पेयर बना है, कौन सा पेयर सही है पूछ रहा है। ये देख रहे हो जूल, ये जूल जो है वो एनर्जी की यूनिट होती है, बिल्कुल 15 जूल, 20 जूल, 50 जूल, ये जूल जो है एनर्जी की यूनिट होती है। लेकिन ये पास्कल जो दिख रहा है ये यूनिट नहीं है, ये पास्कल प्रेशर की यूनिट होती है, कि आपके ऊपर जो है एयर कितना प्रेशर लगा रहा है, या किसी किसी भी बॉडी के ऊपर एयर या लिक्विड, कोई सा लिक्विड कितना प्रेशर लगा रहा है, तो उसको मेजर करते हैं पास्कल में। एनर्जी का यूनिट है नहीं, मतलब पहला वाला सही हो नहीं सकता। तीसरा देखो, तीसरे वाले में आपको वेबर दिख रहा है, वेबर, ये वेबर क्या होता है ना, जो मैग्नेटिक फ्लक्स होते हैं उसका यूनिट होता है। देखो मैग्नेट जो होता है, नॉर्थ जो मैग्नेट होगा वो मैग्नेटिक फ्लक्स बनाएगा। मैग्नेटिक फ्लक्स मतलब उसका कुछ ना कुछ तो इंटेंसिटी होगा ना खींचने का। जैसे मान लो एक मैग्नेट है, एक मैग्नेट यहाँ पर रखा है, उसका एक नॉर्थ पोल होगा, एक साउथ पोल होगा। अब इसके चारों ओर क्या होगा, इसके चारों ओर मैग्नेट का कुछ ना कुछ एरिया तो बनेगा, जितने दूर क्या करेगा वो किसी भी मैग्नेटिक सब्सटेंस को खींच लेगा, है ना। जितने भी लोहे के पदार्थ होंगे, जितने मैग्नेटिक सब्सटेंस होंगे, कोबाल्ट होगा, निकल होगा, आयरन होगा, इन सबको क्या होगा, मैग्नेट खींचेगा। तो इसका कुछ तो रेंज होगा ना कि मैं किस रेंज तक खींच सकता हूं, अगर इसके बाहर आप होगे तो मैं नहीं खींच पाऊंगा। तो जिस रेंज तक वो खींच सकता है वहां पे उसको, वहां पे क्या बोलते हैं हम, इस तरीके से बोल देते हैं कि वहां पे एक इमेजिनरी फ्लक्स बना है। क्या बना है, एक मैग्नेटिक फ्लक्स बना है, मतलब ऐसा कुछ दिखता तो है नहीं, बस इमेजिनरी कंसेप्ट है कि उसने फ्लक्स बनाया है। वो एक बेसिकली एक एरिया है जहां तक कि वो किसी मैग्नेटिक सब्सटेंस को खींच सकता है। तो फ्लक्स की यूनिट होती है वेबर, समझ रहे हो। ये जो आप एम्पियर देख रहे हो, एम्पियर ये होता है करंट, धारा को नापना हो, कि आपकी एक मान लो आपकी जो है आपकी वायर है, वायर में से कितनी धारा, कितनी करंट फ्लो कर रही है, 5 एम्पियर, 10 एम्पियर। तो उस करंट को मेजर करने के लिए, करंट को आई से रिप्रेजेंट करते हैं, तो करंट को मेजर करने के लिए जो है हम लोग एम्पियर का यूज करते हैं। तो एम्पियर यूनिट होता है करंट का, समझ रहे हो, 5 एम्पियर, 10 एम्पियर, तो करंट का यूनिट होता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात करें, ये होता है एनर्जी का यूनिट, बिल्कुल ये एनर्जी का यूनिट है, ये छोटा यूनिट है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को ईवी से रिप्रेजेंट करते हैं ये। और ये लाइट ईयर की बात करें, लाइट ईयर क्या होता है, लाइट ईयर मतलब होता है कि एक साल में लाइट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, समझ रहे हो, एक साल में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया लाइट ने, उसको लाइट ईयर बोलते हैं। तो यहाँ डिस्टेंस की बात हो रही है ना, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, और डिस्टेंस का यूनिट तो एनर्जी हो नहीं सकता भैया, वो तो किलोमीटर में जाएगा, समझ रहे हो। तो उस तरीके से आप सेकंड वाला जो देख रहे हो, सेकंड वाला ये आपको कैलोरी दिख रहा है, कैलोरी और जूल, ये करेक्ट हो सकता है। देखो कैलोरी भी जो है वो एनर्जी का यूनिट है, और जूल भी एनर्जी का यूनिट है। कैलोरी जो थोड़ा बड़ा यूनिट है, दोनों है लेकिन कैलोरी जो थोड़ा बड़ा है। अगर बात करें एक कैलोरी में लगभग आपके 4 जूल होता है, लगभग अप्रोक्स बता रहा है 4 पॉइंट समथिंग होता है, 4.18 समथिंग, तो अप्रोक्स आप 4 जूल इसको मान सकते हो। जूल को जे से रिप्रेजेंट करते हैं, कैलोरी को सी से, समझ रहे हो। देखो कैलोरी वगैरह ना हमको एक खाने वगैरह से मिल सकता है। जैसे मान लो अगर मैं कार्बोहाइड्रेट ले रहा हूँ, कार्बोहाइड्रेट मतलब जितना भी मीठा फल फूल होता है, या मान लो चावल खा रहे हो, है ना, वहां से आपको फल, आपको जो जितने भी मीठे चीज होते हैं, जितने भी गन्ना हो गया, है ना, अनार वगैरह, जितना मीठा, सब में आपको आपको जो कार्बोहाइड्रेट देखने को मिलता है। तो कार्बोहाइड्रेट मान लो अगर आप 4 ग्राम, अगर आपने 4 ग्राम कार्बोहाइड्रेट लिया, तो आपको 1 किलो कैलोरी आपको जो है वहां से मिलता है एनर्जी, समझ रहे हो। 4 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाओगे तो 1 किलो कैलोरी आपको एनर्जी मिलेगा। और अगर फैट की बात करें, वसा, फैट को क्या बोलते हैं, वसा बोलते हैं, है ना। तो अगर आप अगर वसा की बात करें तो 9 ग्राम, इससे थोड़ा ज्यादा, अगर आप 9 ग्राम फैट लोगे तब जाके आपको 1 किलो कैलोरी मिलेगी। देखो ये
ये देखा गया है कि अगर एक इंसान में लगभग 2500-2700 के आसपास इतना किलो कैलोरी एनर्जी हो, कितना 2500-2700 के आसपास जो है इतना किलो कैलोरी अगर एनर्जी हो, तो वो बंदा जो है पूरे दिन टनटनाए रहेगा, सही से मतलब काम सही अपना काम कर पाएगा, समझ रहे हो। अगर इससे कम कैलोरी आपको एनर्जी मिला, 2500 से कम मिला आपको तो आप जो है एक्टिव नहीं रहोगे, उतना फुर्तीला नहीं रहोगे, समझ रहे हो बात। आगे देखते हैं, यहाँ देखो क्या बताया गया है। द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी डैश। एक्सेलरेशन की बात की गई है और वो कब पूछ रहा है, जब किसी बॉडी की वेलोसिटी या तो लगातार बढ़ रही है, या वो क्या कर रही है, ग्रेजुअली घट रही है। तो देखो, या अगर वो बढ़ेगी तो बराबर समय में बढ़ेगी, या अगर घटेगी तो बराबर समय में घटेगी, समझ रहे हो। मतलब अगर वेलोसिटी मान लो बढ़ना है तो क्या देख रहे हो, 5 सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड बढ़ गया, अगले 5 सेकंड में और 10 मीटर पर सेकंड बढ़ गया, अगले 5 सेकंड में और 10 मीटर पर सेकंड बढ़ गया। तो मतलब ये बोल रहा है इस तरीके से, अगर बराबर टाइम के अंदर बराबर स्पीड से वेलोसिटी बढ़ रहा है, या बराबर टाइम के अंदर बराबर स्पीड से वेलोसिटी घट रहा है, तो एक्सेलरेशन कैसा होगा, नेगेटिव होगा, नॉन यूनिफॉर्म होगा, कि यूनिफॉर्म होगा, कि पॉजिटिव होगा। देखो समझते हैं इसको यहाँ पे। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है v माइनस यू बाई टी। यहाँ पर v क्या, फाइनल वेलोसिटी, u है इनिशियल वेलोसिटी, t क्या है, टाइम। कोई गाड़ी मूव कर रहा होगा मान लो पहले वो रेस्ट में थी फिर मूव करना शुरू की, जब रेस्ट में थी तो उसका इनिशियल वेलोसिटी कुछ ना कुछ होगा, जो कि जब रेस्ट में होगा तो 0 होगा, और जब मूव करना शुरू की तो उसका कुछ फाइनल वेलोसिटी होगा जो कि v होगा, समझ रहे हो। तो एक्सेलरेशन पूछ रहा है कि यहाँ पे किस तरीके से होगा। देखो अगर मान लो एक्सेलरेशन सपोज सॉल्व किए, फाइनल वेलोसिटी डाले, इनिशियल वेलोसिटी डाले, टाइम डाले, लेट से सॉल्व करने पे 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया, कितना, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हम क्या बोलेंगे कि हर सेकंड जो है, हर सेकंड कोई भी जो व्हीकल होगा उसका स्पीड 10 मीटर पर सेकंड बढ़ रहा है, समझ रहे हो। अगर एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया तो मतलब हर सेकंड जो है उसका वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बढ़ रहा है, 10 मीटर पर सेकंड बढ़ रहा है उसका वेलोसिटी। मान लो पहले सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड होगा, दूसरे सेकंड में 10 और बढ़ गया मतलब 20 हो जाएगा, तीसरे सेकंड में 10 और बढ़ गया मतलब 30 मीटर पर सेकंड, समझ रहे हो इस तरीके से। हाँ, तो या तो अगर ग्रेजुअली बढ़े, या मान लो अगर मान लो ए का वैल्यू सॉल्व किया तो आया -10 मीटर पर सेकंड, कितना आया -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये बता रहा है कि हर सेकंड वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड घट रही है। पहले जब पॉजिटिव था तो बढ़ रहा था, अब माइनस का मतलब होता है घट रहा है। तो मान लो गाड़ी जो है बहुत तेजी से आ रही है, जब गाड़ी बहुत तेजी से आ रही है और आके मान लो सामने उसे कुछ आ गया तो फिर उसको ब्रेक लगाना पड़ेगा, उसको ब्रेक तो लगाना पड़ेगा ना, तो वेलोसिटी कम करना पड़ेगा। तो मान लो अगर वो वेलोसिटी कम, किस तरीके से वेलोसिटी कम हो रहा है, गति उसकी किस तरीके से कम हो रही है, तो ये देखा गया कि हर सेकंड जो है 10 मीटर पर सेकंड उसकी गति कम होते जा रही है ना। मान लो 100 के स्पीड से आ रहा था, तो जब वो ब्रेक मारा तो पहले सेकंड में उसकी स्पीड जो है 100 से 90 हो गई, तो दूसरे सेकंड में उसका 90 से 80 हो गया, तीसरे में 80 से 70 हो गया। तो क्या देख रहे हो, हर सेकंड उसका 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी घट रहा है। तो इस केस में बोलेंगे, इस केस में भी हम बोलेंगे कि वो बॉडी जो है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कर रही है, समझ रहे हो। या तो बराबर समय के अंदर बराबर अमाउंट से वेलोसिटी बढ़ना, या बराबर समय के अंदर बराबर अमाउंट से वेलोसिटी घटना, दोनों होता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्या होता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो मेरे को फर्स्ट वाला सही, ये थर्ड वाला सही दिख रहा है, समझ रहे हो। नॉन यूनिफॉर्म क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म मतलब कि वो बराबर ना बढ़े। जैसे मान लो मैं अगर बोलूं कि पहले सेकंड के अंदर बॉडी की वेलोसिटी जो है 10 मीटर पर सेकंड थी, दूसरे सेकंड के अंदर बॉडी की वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकंड हो गई, तीसरे सेकंड के अंदर बॉडी की वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड हो गई। तो देख रहे हो, पहले बढ़ रहा है फिर घट रहा है, फिर मान लो 5 से अगर 80 हो गया तो फिर बढ़ गया, तो बढ़ रहा है घट रहा है, बढ़ रहा है घट रहा है, इसको हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं बोलते हैं। तो चूंकि यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं है तो मतलब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नहीं होगा, वो हो जाता है फिर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, समझ रहे हो। तो हमारा थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट दिख रहा है, इसको टिक करते हैं और आगे बढ़ते चलते, समझ रहे हो। तो अगर इक्वल अमाउंट से वेलोसिटी बढ़े समय के साथ, या इक्वल अमाउंट से वेलोसिटी घटे तो वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है। और अगर इक्वल अमाउंट से ना बढ़े या इक्वल अमाउंट से ना घटे तो फिर वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो जाता है, समझ रहे हो। आगे देखते हैं, यहाँ पर देखो क्या बताया गया। चलो ये तो हो गया नंबर 5। 6 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स ब्रीथ थ्रू देयर स्किन। तो यहाँ पे 4 जानवर के नाम लिए गए हैं, कौन सा अपने स्किन से, अपने चमड़े से सांस लेता है। हम लोग क्या फेफड़े से सांस लेते हैं, हमारे पास लंग्स से, फेफड़े से सांस लेते हैं। तो रेबिट, पीकॉक, डियर, फ्रॉग दिया गया है। देखो इसमें से जो आपको फ्रॉग दिख रहा है ना, फ्रॉग, मेंढक, मेंढक एक एम्फीबियन होता है। क्या होता है, एम्फीबियन। एम्फीबियन उसे कहते हैं जो कि पानी में भी रह सकता है, वो जमीन पे भी रह सकता है, दोनों जगह रह सकता है। अगर उसको पानी में मन ना लगे जमीन पे आ जाएगा, जमीन पे मन ना लगे तो पानी पे चला जाएगा। फ्रॉग के पास जो है ना लंग्स भी होता है और उसका अपना स्किन तो है ही भैया। अब फ्रॉग का स्किन काफी पतला होता है, बहुत पतला होता है फ्रॉग का स्किन, है ना। तो उसके आर पार क्या है, आराम से गैस आ जा सकता है, क्योंकि स्किन इतना पतला है तो स्किन के थ्रू ही क्या है, गैस अंदर बाहर कर सकता है। तो फ्रॉग जो है ना, जब पानी के अंदर होता है, जब वो पानी के अंदर हो तो अपने स्किन से सांस लेता है, किससे, स्किन के थ्रू, मतलब स्किन के थ्रू ही जो है गैस बाहर जाएगा अंदर आएगा। और जब वो जमीन पे होता है, लैंड पे, तो अपने लंग्स के थ्रू वो ब्रीथ कर सकता है, समझ रहे हो। तो इसका मतलब हमने क्या देखा कि स्किन के थ्रू भी कर सकता है,
बाकी रेबिट हो गया या पीकॉक हो गया, डियर हो गया, वो स्किन का यूज नहीं करते हैं, वो उनका भी अपना लंग्स होता है, रेबिट का अपना लंग्स होगा, पीकॉक का होगा, डियर का होगा। लेकिन फ्रॉग जो है उसके पास भी लंग्स है, लेकिन वो साथ साथ क्या करेगा, स्किन का भी यूज कर सकता है जब वो पानी के अंदर हो, समझ रहे हो। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट दिख रहा है, इसको टिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अगला देखो क्या बताया गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल। चार मेटल दिए गए हैं, समझ रहे हो, चार मेटल है, सिल्वर, एल्यूमिनियम, आयरन, पोटाशियम, कौन सा सबसे ज्यादा इसमें से रिएक्टिव होगा। रिएक्टिव मतलब क्या, फटाफट से रिएक्ट कर जाए किसी के भी साथ, कोई भी सामने में दिखा फटाफट जाके चिपक गया, कोई भी सामने में दिखा फटाफट जाके उसके साथ चिपक गया, समझ रहे हो। तो इसको पता करने के लिए हमको रिएक्टिविटी सीरीज पता होनी चाहिए। क्या पता होनी चाहिए, मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज, देख लो क्या होता है। आप इसको चाहो तो जो मेरा निमोनिक्स है आप इसको याद कर सकते हो। यहाँ पे देखो मेरा निमोनिक्स क्या है, केदारनाथ का माली आलू जरा फीका, आलू जरा फीका पकाता है के बाद यहीं से कंटिन्यू कर दो, हाई कोर्ट है आपका, हाई कोर्ट है आपका। यहाँ पे देखो ये मेरा निमोनिक से याद करने का, समझ लो ये क्या है, देखो पोटेशियम है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये एल्यूमिनियम है, ये जिंक है, ये आयरन है, ये लेड है, ये हाइड्रोजन है, कॉपर है, फिर आपका ये मरकरी दिख रहा है, फिर यहाँ पे आपको ये सिल्वर दिख रहा है, गोल्ड दिख रहा है, प्लेटिनम दिख रहा है। अब देखो जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे, मतलब यहां से जैसे जैसे, मतलब इसको मैंने यहां से फिर यहां कंटिन्यू किया, ठीक है ना, कॉपर के बाद ये यहाँ पे मरकरी आ गया है, क्योंकि यहाँ पे स्पेस तो था नहीं, मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो जैसे जैसे आप नीचे से ऊपर बढ़ोगे ना, आपकी रिएक्टिविटी जो होगी, रिएक्टिविटी वो क्या होती है, बढ़ जाती है, रिएक्टिविटी बढ़ जाती है, समझ रहे हो। तो मतलब मैं बोल सकता हूं कि इनमें से सबसे लीस्ट रिएक्टिव कौन होता है, प्लेटिनम। प्लेटिनम सबसे लीस्ट रिएक्टिव है, किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता है। आप खुद सोचो, अगर कोई मेटल किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं करेगा तो क्या उसमें जंग लगेगा, नहीं। क्या वो जल्दी खराब होगा, नहीं होगा। इसीलिए जो है प्लेटिनम बहुत महंगा बिकता है ना। चांदी, ये क्या है, एजी दिख रहे हो, ये यहाँ पे सिल्वर है, ये एयू यहाँ पे गोल्ड है ना, सोना है। देखो चांदी सोने से भी ज्यादा महंगा प्लेटिनम बिकता है भैया, क्यों, क्योंकि वो इतना लीस्ट रिएक्टिव है, तो किसी भी गैस के साथ, किसी भी लिक्विड के साथ वो रिएक्ट नहीं करता है, समझ रहे हो, इसलिए बहुत महंगा बिकता है प्लेटिनम। और बाकी सोडियम की बात करें, सोडियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, सबसे ज्यादा। देखो जो ऊपर के तीन मेटल दिख रहे हैं ना, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये जो तीन मेटल है ये इतने ज्यादा रिएक्टिव है कि ये ठंडे पानी में भी रिएक्ट कर ले, कोल्ड वाटर में भी, समझ रहे हो। मान लो ठंडा पानी है, ठंडे पानी में भी डाल दिया तो ये उनके साथ रिएक्ट कर जाएंगे, इतना रिएक्टिव है। यहाँ पे आप देख रहे हो मैग्नीशियम, मैग्नीशियम एक लौता ऐसा मेटल है जो कि गर्म पानी से रिएक्ट करेगा। ये तीनों तो ठंडे पानी से करेंगे, मैग्नीशियम गर्म पानी से करता है। इसके बाद जो बच गए एल्यूमिनियम से लेके आयरन तक, और एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन, ये तीनों ऐसे हमारे मेटल होते हैं जो कि स्टीम से रिएक्ट करते हैं। किससे, स्टीम, मतलब ना तो ठंडे पानी से ना तो गर्म पानी से, ये रिएक्ट करेंगे गर्म भाप से। समझ, जैसे मान लो गर्म पानी को गर्म गर्म कर उसमें से भाप निकलेगा, तो गर्म गर्म भाप से ये रिएक्ट कर जाते हैं एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन। और इसके बाद जो बच गए, ये आपका लेड दिख रहा है, या सीसा हो गया, लेड हो गया, हाइड्रोजन, कॉपर, ये सब कोई भी जो है रिएक्ट नहीं करते हैं, समझ रहे हो। इनमें से भी सबसे लीस्ट रिएक्टिव हमको पकड़ना हो तो प्लेटिनम सबसे लीस्ट रिएक्टिव है, समझ रहे हो। तो आपसे पूछिए सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है, तो यहाँ पे पोटेशियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव दिख रहा है, के फॉर पोटेशियम। देखो पोटेशियम को हम लोग क्या करते हैं ना, केरोसिन में रखते हैं, क्योंकि अगर आप मान लो केरोसिन में नहीं रखोगे, उसको बाहर निकाल दोगे तो क्या होगा, गर्म होने लगेगा, है ना। मैंने भी एक बार क्या किया था कि पोटेशियम को, केमिस्ट्री लैब होता है भैया, वहां से पोटेशियम को लिया और उसको पॉकेट में डाल लिया था। पॉकेट में डालने के बाद क्या होने लगा, अपने आप वो जो है मेरा पॉकेट गर्म होने लगा, पॉकेट क्या होने लगा, गर्म होने लगा। इसका रीजन समझ रहे हो क्या हो रहा है, क्योंकि पोटेशियम रिएक्टिव होता है, इसलिए अपने आप वो गर्म हो रहा था, नेचर के साथ रिएक्ट करके गर्म हो रहा था। और अगर मान लो पोटेशियम को अपने पानी में डाल दिया तो पानी में तो भैया और ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगा। ये तो मैंने हवा में छोड़ा था, पॉकेट में रखा, तब तो गर्म हो गया, पानी में अगर डाल दोगे तो फट जाएगा। मान लो पानी है और उसमें एक पोटेशियम का टुकड़ा डाल दिया तो वो क्या ब्लास्ट कर जाएगा वहां पे, समझ रहे हो। ये उस सोडियम भी वैसा ही है, सोडियम भी बहुत रिएक्टिव होता है, कैल्शियम भी रिएक्टिव होता है, समझ रहे हो ना। हाँ, तो ये था रिएक्टिविटी सीरीज। उस हिसाब से यहाँ पे अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव देखो कौन दिख रहा है, पोटेशियम आपको जो है मोस्ट रिएक्टिव दिख रहा है। टिक करते हैं और आगे बढ़ते चलते हैं। यहाँ पर देखो अब क्या बताया गया, विच नॉन मेटल पॉलीएटमिक है। पॉलीएटमिक मतलब क्या, तीन से ज्यादा। पॉली मतलब होता है तीन से ज्यादा। मैं समझा रहा हूं क्या मतलब होता है। सल्फर देखो, सल्फर, सल्फर क्या, सल्फर जो है वो S8 होता है। मतलब सल्फर का सिंबल तो होता है S, लेकिन ये नेचर में एग्जिस्ट कैसे करता है, ये नेचर में एग्जिस्ट करता है ऑक्टाहेड्रल फॉर्म में। और आपने सल्फर का स्ट्रक्चर देखा होगा, तो सल्फर का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है ना। आप में से किसी ने अगर देखा हो तो सल्फर जो है वो कितना हुआ, 1 2 3 4 5 और नीचे में 3 होते हैं, 6 ऐसा करके, 6 इधर 7 और इधर 8, इसको ऐसा ज्वाइन कर दो तो ये होता है सल्फर का स्ट्रक्चर। देखो ताज की तरह दिख रहा है ना, क्राउन की तरह, देखो यहाँ पे अच्छे से देखो, क्राउन की तरह दिख रहा है ना, इसको क्या बोलते हैं, क्राउन बोलते हैं।
क्राउन समझते हो, जैसे महारानी लोग पहनती है ना, ऊपर ऐसा ताज पहनती है, क्राउन थी, क्राउन की तरह दिखता है। सल्फर जो है ना, सिंबल तो एस होता है लेकिन एग्जिस्ट करता है ऑक्टाहेड्रल फॉर्म में। अगर आर्गन की बात करें, आर्गन एक हमारा इनर्ट गैस है। इनर्ट गैस मतलब क्या, ऐसे गैस जो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, बिल्कुल। आर्गन जो है ना किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं करता है, उसलिए क्या करते हैं ना, आर्गन को या हीलियम को हम लोग क्या करते हैं, जो बल्ब वगैरह होते हैं, बल्ब हो गया है ना, तो उन सब में क्या करते हैं, चूंकि हम लोग चाहते हैं कि बहुत लेस रिएक्ट करे, क्योंकि उसके अंदर टंगस्टन रखा होता है ना, बल्ब के अंदर जो है एक फिलामेंट होता है टंगस्टन, तो हम चाहते हैं कि उससे वो रिएक्ट ना कर जाए, उसलिए क्या करते हैं कि बहुत लीस्ट रिएक्टिव गैस, जो कि आप आयरन या हीलियम उसके अंदर डाल सकते हो। आयरन और हीलियम दोनों इनर्ट गैस है, समझ रहे हो, जो मैं हीलियम हीलियम बोल रहा हूँ वो भी एक इनर्ट गैस है, मतलब वो किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं करता है, ठीक है। आर्गन का सिंबल होता है ए आर, सिंबल होता है ए आर, और वो एग्जिस्ट करता है ए आर के फॉर्म में ही, मतलब मोनो एटमिक फॉर्म। मोनो मतलब क्या, अकेला। आर्गन किसी के साथ तो बॉन्ड बनाएगा नहीं भैया, तो आर्गन अकेला रहेगा, मोनो एटमिक फॉर्म में रहेगा। हीलियम की भी बात करें तो वो भी, इसका सिंबल होता है एच ई, और ये भी मोनो एटमिक फॉर्म में रहता है, किसी के साथ दोस्ती करना नहीं चाहता है। ऑक्सीजन जो है वो दोस्ती करता है अपने साथ, ये देखो ऑक्सीजन जो है वो O2 है ना, ऑक्सीजन जो है अपना ही एक बंधु के साथ जो है दोस्ती बनाए रखता है, तो वो डाई एटमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो देखो ये हो गया ऑक्सीजन डाई एटमिक फॉर्म, ये हो गया मोनो एटमिक फॉर्म। अब बस बच गया S8, तो देखो 3 से ज्यादा है ना। अगर मान लो मैं बोलता, अगर लेट्स से यहाँ पे अल्यूमिनियम होता, क्या होता है अल्यूमिनियम, तो अल्यूमिनियम का होता है Al, समझ रहे हो। अल्यूमिनियम में क्या होता है, Al होता है सिंबल, तो वो भी मान लो और कोई सा एलिमेंट ले जो ट्राई एटमिक फॉर्म में होगा, जैसे मान लो नाइट्रोजन, नाइट्रोजन वैसे डाई एटमिक होता है, उसके उसके तीन तीन ट्रिपल बॉन्ड होते हैं लेकिन एग्जिस्ट करता है डाई एटमिक फॉर्म में। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि मेरे S8 जो है यहाँ पे, ये हो गया एक पॉलीएटमिक। यहाँ पे आप यहाँ पे क्या नॉन मेटल बोल सकते हो, सल्फर तो नॉन मेटल ही है भैया, तो यहाँ पे सल्फर हमारा करेक्ट होगा, इसको टिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। समझ रहे हो बात कैसे की है, आगे देखो। डैश इज सिक्रेटेड बाय द पीनियल ग्लैंड। देखो अलग अलग टाइप के ग्रंथि ग्लैंड होते हैं हमारे बॉडी के अंदर, जैसे गले में बात करें, यहाँ पे गले में, तो गले में क्या होता है, थायराइड ग्लैंड होता है, थायराइड है ना, जो कि क्या करता है, थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज करता है। बच्चों में ना ये थायराइड ग्लैंड बहुत एक्टिव होता है, तो और ये थायराइड ग्लैंड क्या करता है, 13 साल की उम्र तक जो है ये खुद ही प्रोटीन बनाता है। थायराइड ग्लैंड 13 साल की उम्र तक खुद ही बनाता है प्रोटीन। अगर आपको मान लो खाने से प्रोटीन नहीं भी मिला, तो थायराइड ग्लैंड खुद बनाता है प्रोटीन। इसलिए आपने देखा होगा जो बच्चे लोग होते हैं वो खाना पीना थोड़ा कम भी खाए फिर भी काफी एक्टिव रहते हैं, फुर्तीले रहते, देखते हो, हर समय इधर उधर भाग दौड़ करते रहते, एक्टिव होते। क्यों, क्योंकि उनमें प्रोटीन अपने आप बन रहा है। अगर वो खाना से प्रोटीन नहीं भी ले रहे हैं तो उनका जो है थायराइड ग्लैंड 13 साल की उम्र तक एक्टिव है, वो प्रोटीन बनाता है। हमारे केस में थायराइड ग्लैंड उनके मुकाबले कम एक्टिव है, मतलब हमारे केस में प्रोटीन तो नहीं बनाएगा लेकिन कोई दूसरा हार्मोन बनाएगा, है ना। ग्लैंड का मतलब क्या होता है, ग्लैंड मतलब वो चीज जो या तो हार्मोन सीक्रेट करता हो या किसी एंजाइम को छोड़ता हो। समझ में आ रहा है, अगर आपको पहचानना हो कि ग्लैंड कौन सा है, तो मान लो कोई सा एक सब्सटेंस है, कोई सा एक अगर आपकी बॉडी का, वो अगर या तो हार्मोन निकाले या एंजाइम निकाले, तो दोनों ही केस में वो ग्लैंड कहलाता है, समझ रहे हो। तो यहाँ पे पीनियल ग्लैंड कहाँ पे होता है, हमारे ब्रेन में, ब्रेन के अंदर हमारा पीनियल ग्लैंड होता है, और वो क्या सीक्रेट करता है, मेलाटोनिन। ये जो आप देख रहे हो मेलाटोनिन, ये एक हार्मोन है जो कि पीनियल ग्लैंड सीक्रेट करता है। यहाँ पे आप देख रहे हो इंसुलिन दिख रहा है, इंसुलिन ये कहाँ से निकलता है, आपने सुना होगा। इंसुलिन जो है हमारा लीवर जो होता है, लीवर है ना, लीवर कहाँ होता है, यहाँ पे होता है हमारा लीवर, तो दाएं साइड में लीवर होता है, तो लीवर में जो है हमारा इंसुलिन बनता है, समझ रहे हो ना। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। लीवर भी हमारा ग्लैंड है, सबसे बड़ा ग्लैंड पूछे कौन सा है तो बता देना, लीवर, आंख बंद करे, समझ रहे हो, सबसे बड़ा ग्लैंड लीवर होता है। आगे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। क्या बोल रहा है, कन्वेंशनल सोर्स। देखो ये ऐसे एनर्जी के सोर्स होते हैं, ये ऐसे एनर्जी के सोर्स होते हैं जो कि हमारे नेचर के अंदर लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट है, और समय के साथ हो सकता है कि ये खत्म हो जाए, पूरा पूरा मिट जाए, समझ रहे हो, हो सकता है ऐसा। जैसे यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे बात किया गया है विंड एनर्जी का, जो एनर्जी हमको हवा से मिले, जैसे मान लो हम लोग लगाते हैं ना टरबाइन वगैरह, टरबाइन लगाते हैं भैया, टरबाइन का ब्लेड घूमता है, उसके पीछे मोटर लगा होता है, मोटर से कनेक्ट होता है जनरेटर, वो क्या करता है, जनरेटर को घुमाता है तो उससे बिजली बनता है। तो आप बताओ क्या ये विंड एनर्जी कभी खत्म होने वाला है, नहीं। हवा बनना तो कभी बंद नहीं होगा भैया, हवा तो हमेशा चलते रहेगा, कभी हवा कम चले कभी थोड़ा तेज चले, लेकिन हवा तो कभी खत्म नहीं होगा, मतलब विंड एनर्जी कभी भी खत्म होने वाला नहीं है। समझ में आ रहा है। अब देखो यहाँ पे उस तरीके से बात किया गया है, यहाँ पे देखो सोलर एनर्जी की बात किया, सोलर एनर्जी कभी खत्म होगा, नहीं होगा, सोलर एनर्जी कभी भी खत्म नहीं होता है, मतलब जो सूरज से रोशनी मिल रही है वो तो कभी आना बंद नहीं होगी ना, सूरज से हमें रोशनी मिलेगा, हमारे पास जो है सोलर पैनल वगैरह होगा, सोलर पैनल लगा के हम लोग क्या करेंगे, वहां से बिजली बना लेंगे। अगर बायोगैस की बात करें, बायोगैस, तो ये कौन से गैस होते हैं, बायोगैस को बेसिकली मीथेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मीथेन, है ना। ये मीथेन बोलोगे कैसे बनाते हैं, तो कुछ हमारे जो है बायोगैस रिएक्टर्स होते हैं, उसको क्या करते हैं, जमीन में फिट कर देते हैं, जमीन के अंदर फिट कर देते हैं उसको, उसमें जितना भी कचरा होता है, मान लो घर का कचरा है ना, किचन में से काफी कुछ कचरा वगैरह निकला, उसको डाल दो, काउ डंक हो गया है ना, जो गोबर वगैरह होता है गाय का, उसको डाल दो, एनिमल का कोई वेस्ट हो गया उसको डाल दो, हमारा वेस्ट हो गया वो डाल दो, और सबको मिट्टी के अंदर दबा दो, मिट्टी के अंदर दबा दोगे
तो न्यूक्लियर रिएक्टर होता है जो कि उसको क्या करता है, इन सब चीजों को लेकर जो है उसको चेंज कर देता है बायोगैस में, इन सबको बदल देता है बायोगैस में। और ये बायोगैस एक फ्यूल की तरह काम करता है, किसकी तरह, फ्यूल की तरह। आपने आपने सुना होगा ना, आपने सीएनजी सुना है क्या, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। बिल्कुल, देखो इसमें क्या होता है ना, हम लोग बायोगैस को काफी कंप्रेस कर देते हैं, उसलिए इसका नाम दिया गया है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, समझ रहे हो। मतलब बायोगैस तो एक नेचुरल गैस ही है ना, नेचर से मिलती है। हमने मतलब बनाया तो हमने ही है, लेकिन उसको क्या किया है हमने, मतलब ऐसा कुछ अपना तो इन्वेस्टमेंट तो नहीं किया भैया, जो ये सब कूड़ा कचरा है ये सब लेके बना दिया। तो है तो वो एक नेचुरल गैस, और चूंकि उसको कंप्रेस कर देते काफी ज्यादा तो हो जाता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। आपने देखा होगा ना, काफी गाड़ी वगैरह सीएनजी से चलती है। बिल्कुल, सीएनजी भी एक फ्यूल है, आप उसको गाड़ी में भी सीएनजी डाल के आप चला सकते हो, समझ रहे हो ना। तो आप क्या देख रहे हो यहाँ पे, क्या पूछ रहा था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कन्वेंशनल सोर्स। कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी मतलब क्या, ऐसे सोर्स ऑफ एनर्जी जो कि समय के साथ खत्म हो जाए, समय के साथ खत्म हो जाए। तो ये तीनों तो खत्म होगा नहीं। आपके घर से कूड़ा निकलना, आपके घर से जो भी गंदगी होगी है ना, या मान लो आपकी खुद की गंदगी होगी, ह्यूमन वेस्ट होगा, या मान लो किसी दूसरे एनिमल का वेस्ट होगा, तो वो तो कभी खत्म नहीं होगा। हवा कभी खत्म नहीं होगा, सोलर एनर्जी खत्म नहीं, लेकिन ये देख रहे हो फायर वुड ये खत्म हो जाएगा। लकड़ी वगैरह में आग लगाते हैं, वहां से एनर्जी मिलता है। अब मान लो लकड़ी ही मिलना बंद हो जाए, हो सकता है ना। इतना डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, पेड़ कटे जा रहे हैं ना, इंडस्ट्री बनाए जा रहे हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रही है, पेड़ कट रहे हैं। उसके कारण क्या होगा, हो सकता है कि हमें जो है लकड़ी मिलना बंद हो जाए या बहुत कम मिले। तो हो सकता है कि समय के साथ आगे चल के जो है हमें ये सामना करना पड़ सके कि हमें फायरवुड एनर्जी ना मिले, हमें बाकी दूसरे एनर्जी पे डिपेंड रहना पड़ेगा, बाकी सोर्सेज पे एनर्जी लेना पड़ेगा। लेकिन हमको जो है ये पेड़ वगैरह कटने जो है चूंकि इतना ज्यादा हो रहे हैं, तो हमको लकड़ी मिलना बंद हो जाएंगे, समझ रहे हो। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, फायरवुड, समझ रहे हो, फायरवुड। मतलब कन्वेंशनल सोर्स पूछ रहा है ना, कि ऐसा सोर्स ऑफ एनर्जी जो कि समय के साथ खत्म हो जाए, उसको बोलते हैं कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। ये तीनों तो खत्म होंगे नहीं, लेकिन ये खत्म हो सकता है, समझ रहे हो। आगे देखो यहाँ पे क्या बताया गया। अब यहाँ बताया गया है कि जब एक मेटल को किसी दूसरे बॉडी से हिट करते हैं, तो उसमें से क्या करता है, रिंगिंग साउंड आता है। कैसा साउंड आता है, एक रिंगिंग साउंड, टन, ऐसा एक रिंगिंग साउंड आता है जब मेटल को आप हिट करते हो दूसरे मेटल से। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, पूछ रहा है कि ये मेटल की कौन सी प्रॉपर्टी होती है। मेलिबिलिटी दिख रहा है, डक्टिलिटी, ओपेक दिख रहा है, सोनोरस दिख रहा है। देखो मेलिबिलिटी क्या होता है, अगर किसी मेटल को बहुत पीट पीट के पतला चादर की तरह कर दे, मेटल को हथौड़े से पीट पीट के पतले चादर की तरह बना दे, तो ये होता है मेलिबिलिटी। मतलब अगर कोई मेटल बहुत जल्दी पतला चादर बन जाए आसानी से, तो हम बोलेंगे कि उस मेटल की मेलिबिलिटी बहुत ज्यादा है। जैसे आपने आपने देखा है ना, अल्यूमिनियम फॉइल देखा है, हम लोग जो खाना गरम गरम करने के लिए यूज करते हैं ना, सफेद सिल्वर कलर का होता है, सिल्वर कलर का एल्यूमिनियम फॉइल रैप कर देते हैं। तो एल्यूमिनियम फॉइल क्या है, मेटल ही तो था, एल्यूमिनियम मेटल था, उसकी चूंकि मेलिबिलिटी बहुत ज्यादा है, तो उसको पीट पीट के पतला शीट बना दिया। अब वो जो है खाने को गर्म रखने में मदद करता है, समझ में आ रहा है। तो मतलब ये हो गया मेलिबिलिटी का मतलब। तो मतलब यहाँ से रिंगिंग साउंड तो नहीं आएगा, रिंगिंग साउंड नहीं दिखा रहा है, ये मेलिबिलिटी नहीं है। डक्टिलिटी क्या होता है, डक्टिलिटी मतलब होता है कि उसको किसी मेटल को हम पतले तार जितना बना सकते हैं। जैसे अगर बात करें कॉपर की, आपके घर में कॉपर की तार आती है ना भैया, कॉपर की तार आती है, समझ लो तांबा होता है कॉपर का, मतलब तांबे की तार तो आती है। तो तांबा जो होता है कॉपर, वो पहले तो रहा होगा एक मेटल, वो पहले एक मेटल रहा होगा, उसको उस तरीके से गला उला के क्या किया, उसको ऐसा शेप दिया गया वायर की तरह शेप दे दिए। तो हम क्या बोलेंगे कि कॉपर की जो है या तांबे की डक्टिलिटी बहुत ज्यादा है। अगर बात करें ओपेक की, ओपेक क्या होता है कि मान लो और कोई, जैसे ये मेरा हाथ है, अगर मैं अपने हाथ को आंख के पास रख दूं, तो इसके आस आर पार क्या है मैं देख पाऊंगा, नहीं देख पाऊंगा। मतलब इसके आर पार तो मैं नहीं देख पाऊंगा ना, क्यों नहीं देख पाऊंगा, क्योंकि इसके थ्रू लाइट पास नहीं कर रहा। अगर इसके थ्रू, इसके बीच में से लाइट छेद मतलब निकल जाए, तो इसके आर पार मैं देख सकता हूँ, लेकिन तो अभी तो नहीं देख पाऊंगा। तो ये होता है ओपेक का मतलब, कि ये मेरा हाथ ओपेक है, इसके आर पार नहीं देख सकते। लेकिन सोनोरस का मतलब क्या होता है, अगर कोई चीज रिंगिंग साउंड कर रही है, टन, है ना, घंटी बजाते हो घंटी टन, तो उसमें क्या आवाज आता है, समझ रहे हो। चम्मच से आप क्या करो, किसी मेटल को हिट करो, तो वहां से भी रिंगिंग साउंड आता है। तो ये रिंगिंग साउंड आने वाली प्रॉपर्टी को सोनोरस बोलते हैं। अगर किसी मेटल से ज्यादा रिंगिंग साउंड आ रही है, तो उसकी सोनोरस जो है वो ज्यादा है, समझ रहे हो। तो ये होता है सोनोरस का मतलब। तो अगर कोई मेटल जो है रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस कर रही है, तो ये कौन सा प्रॉपर्टी है मेटल का, सोनोरस प्रॉपर्टी है, याद रहेगा। आगे देखो यहाँ पे क्या बताया गया, सीएनजी, सीएनजी स्टैंड फॉर, अभी जस्ट बताया था सर पहले, सीएनजी होता है हमारा कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। यहाँ पे देखो, तो नेचुरल गैस जो कि हमारा मीथेन होता है, मीथेन बहुत जल्दी आग पकड़ लेता है, मीथेन जो है बहुत जल्दी आग पकड़ लेता है, अगर वो क्वांटिटी में ज्यादा हो तो, समझ रहे हो। तो अगर तो जो मीथेन को क्या करते हैं, कंप्रेस कर देते हैं भैया, वो एक फ्यूल की तरह काम करता है। और इस फ्यूल को अब हम यूज कर सकते हैं अपने व्हीकल को, गाड़ी को चलाने के लिए, है ना। अगर पेट्रोल डीजल आप नहीं भरवा पा रहे हो, तो आप सीएनजी भरवा सकते हो। सीएनजी जो है वो पेट्रोल डीजल से कम पड़ता है खर्चे में, उससे वो सस्ता पड़ता है, लेकिन और जो है वो पोल्यूशन भी कम करता है। अगर सीएनजी से गाड़ी चलाओगे ना, तो धुआं वगैरह कम निकलेगा, पोल्यूशन कम होगा, खर्चा भी कम आएगा। लेकिन क्या है कि सीएनजी भरवाने में आपको लंबी लाइन लगानी पड़ेगी। सीएनजी के लिए मतलब समय लगता है उसको, आपको पेट्रोल क्या, पेट्रोल डीजल तो फटाफट डाल देता है, लेकिन सीएनजी को भरने में समय लगता है, आपको रुकना पड़ जाएगा, समझ रहे हो। लेकिन इससे भी जो है आप गाड़ी चला सकते हो, फ्यूल की तरह काम करेगा। ऑप्शन 3 करेक्ट, इसको टिक करते हैं और आगे बढ़ते चलते हैं। अगला देखो क्या बता रहा है,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसआई बेस यूनिट फॉर फोटोमेट्री। देखो फोटोमेट्री क्या होता है, फोटोमेट्री मतलब होता है द स्टडी ऑफ लाइट, द मेजरमेंट ऑफ लाइट परसीव्ड बाय द ह्यूमन विजुअल सिस्टम। मतलब लाइट की इंटेंसिटी को मेजर करना, लाइट की इंटेंसिटी को मेजर करना यही कहलाता है फोटोमेट्री। तो लाइट की इंटेंसिटी को हम किससे मेजर कर सकते हैं, मतलब ये अलग अलग दिया गया, एम्पियर दिया गया, मोल, कैंडेला, केल्विन। आपको पता है केल्विन, केल्विन का हम यूज करते हैं टेम्परेचर मेजर करने के लिए। आप तो बोलोगे सर सेल्सियस होता है, टेम्परेचर को हम लोग जो है या तो सेल्सियस से मेजर कर सकते हैं, या तो कर सकते हैं केल्विन में, या कर सकते हैं उसको फ़ारेनहाइट में, है ना, CKF, या तो सेल्सियस में या केल्विन में या फ़ारेनहाइट में, अलग अलग यूनिट होते हैं। तो केल्विन का यूज करते हैं टेम्परेचर मेजर करने के लिए। अगर हम लोग यहाँ पे एम्पियर की बात करें तो एम्पियर तो बताया आपको, एम्पियर यूज करते हैं करंट को मेजर करने के लिए, करंट को मेजर करने के लिए एम्पियर यूज करते हैं कि कितना करंट बह रहा है, 5 एम्पियर, 10 एम्पियर, तो एम्पियर जाता है करंट के लिए। अगर मोल की बात करें, मोल, तो मोल का यूज करते हैं कि सब्सटेंस, मतलब क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस बताने के लिए, सब्सटेंस कितने क्वांटिटी में, आपके पास कार्बन है कितना है, नाइट्रोजन है कितना है ना, सोडियम है कितना है, तो उसे क्वांटिटी बताने के लिए जो है हम लोग मोल का यूज करते हैं, समझ रहे हो। और कैंडेला जो है, कैंडेला, उसका यूज करते हैं इंटेंसिटी बताने को, लाइट की इंटेंसिटी कितनी है कैंडेला का, समझ रहे हो। तो इंटेंसिटी बताने के लिए कैंडेला यूज करते हैं। जैसे मान लो, अगर मान लो कैंडल है, कैंडल और एक हमारे पास बल्ब है, दोनों में से ज्यादा रोशनी कौन देगा, बल्ब देगा, जाहिर सी बात है। तो हम बोलेंगे कि बल्ब की इंटेंसिटी इससे ज्यादा है। अगर बल्ब के सामने मान लो मैंने हेलोजन जला दिया, तो हेलोजन की इससे ज्यादा होगी बल्ब से, और हेलोजन के सामने वेपर लाइट जला दिया तो उसकी भी जो है रोशनी हेलोजन से भी ज्यादा होगी, समझ रहे हो। वेपर लाइट वगैरह जब क्रिकेट मैच होता है, फुटबॉल मैच होता है, तो यूज करते हैं ना उसको, समझ रहे हो। तो मतलब इंटेंसिटी बताने हो कि लाइट का मतलब कितना तगड़ा लाइट है, उसको बताने के लिए हम लोग कैंडेला का यूज करते हो, समझ रहे हो। आगे बढ़ते हैं, तो अच्छा इसको टिक कर देते हैं कैंडेला को। चलो आगे देखते हैं। अब क्या बताया, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इज रिलेटेड विद द एनाटॉमी ऑफ ह्यूमन आई। इनमें से कौन सा ह्यूमन आई से रिलेटेड है, स्टिग्मा, पटेला, आइरिस, स्प्लीन। देखो स्प्लीन क्या होता है, मैंने आपको पिछले दिन ही बताया था जब इस पिछला लेक्चर किया था। स्प्लीन हमारे स्टमक के बगल में होता है, एक ऐसा ग्रंथि है ये स्प्लीन, जो क्या करता है, हमारे बॉडी का ब्लड बैंक है ना, हमारे बॉडी का ब्लड बैंक है। आपको पता है कि हमारा जो ब्लड होता है, ब्लड में क्या होता है, ब्लड में हमारी आरबीसी होती है, रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल, है ना, आरबीसी। हमारे बॉडी में जो है एक इंडिविजुअल में लगभग 30 लाख के आसपास, मतलब 3 मिलियन बोल दो, 30 लाख मतलब 3 मिलियन, एक इंडिविजुअल में 30 लाख के आसपास रेड ब्लड सेल होता है। और ये जो रेड ब्लड सेल होता है ना, इसका लाइफ टाइम जो है वो 120 दिन का होता है, लाइफ स्पैन, मतलब 120 दिन में रेड ब्लड सेल मर जाते हैं। मरने के बाद इनका चीता उठाने वाला कोई नहीं होता है ना। इनकी चूंकि क्या होता है ना कि किसी भी चीज को मिटाने के लिए लाइसोसोम का होना जरूरी है, आपको शायद पता हो या ना हो, सेल के अंदर लाइसोसोम होता है। अगर लाइसोसोम सेल के पास होगा तभी वो लाइसोसोम उस मरे हुए सेल को जो है खाकर खत्म कर देगा, लेकिन अगर लाइसोसोम हो ही ना तो वो सेल तो मरा हुआ वैसे ही पड़ा रहेगा। तो वैसे उस तरीके से आरबीसी जो सेल होते हैं उसके पास लाइसोसोम नहीं होता है, तो 120 दिन बाद वो अगर मर जाते हैं तो वो क्या वही ब्लड में पड़े रहेंगे भैया। लेकिन स्प्लीन चूंकि मौजूद है तो ये आरबीसी जो है, रेड ब्लड सेल, ये चले जाते हैं स्प्लीन में, सारा मरा हुआ सेल जो है स्प्लीन में चला जाता है। इसलिए हम लोग स्प्लीन को जो है आरबीसी का ग्रेव यार्ड भी बोलते हैं, ग्रेव यार्ड, है ना, शमशान घाट। तो आरबीसी का ग्रेव यार्ड हम लोग स्प्लीन को कहते हैं, या स्प्लीन को आप बॉडी का ब्लड बैंक भी कह सकते हो, ब्लड बैंक, है ना। आपको पता है कि एक इंडिविजुअल के अंदर, जैसे मेरे एक अगर कोई मेल है तो मेल के अंदर जो है 5.5 लीटर खून होता है, फीमेल के अंदर जो है 5 लीटर, मतलब मेल के मुकाबले ½ लीटर कम खून होता है फीमेल में। और हमारा हार्ट जो होता है, जो हार्ट जो होती है दिल, हमारा हार्ट में एक बार में 150 ml खून जाती है। तो देखो एक बार में 150 ml खून जा रहा है, और बाकी का जो है 5 लीटर वो खून कहाँ है, जैसे मेरे में मान लो 5.5 लीटर है, 5.5 लीटर है तो 150 गया, तो बाकी का 5 लीटर वगैरह खून सब किधर है, तो वो सारा खून जो है आपका स्प्लीन में रहता है, सारा खून जो है वो स्प्लीन में कलेक्टेड रहता है। उसलिए स्प्लीन को जो है बॉडी का ब्लड बैंक कहते हैं, या इसको आरबीसी का ग्रेव यार्ड भी कहा जाता है, समझ रहे हो। स्टिक ये आइरिस क्या होता है, आइरिस तो आंखों में होता है, समझ रहे हो, ये आइरिस होता है हमारे आंखों में। आंखों में ये देख रहे हो, जो ये बेसिकली अगर मैं आंख बनाऊं यहाँ पे इस तरीके से, मान लो ये आंख है ना, तो आपको तो एक दिख रहा होगा व्हाइट व्हाइट, एक जो व्हाइट व्हाइट होता है उसको तो हम लोग कॉर्निया बोलते हैं, है ना, व्हाइट व्हाइट जो होता है, नहीं कॉर्निया तो बाहर का टेम्पलेट होता है, जो व्हाइट व्हाइट दिख रहा है आपको, व्हाइट व्हाइट हम लोग स्क्लेरा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्क्लेरा, स्क्लेरा बोलते हैं। और फिर यहाँ पे गोल सा आपको दिख रहा होगा आंख में एक बड़ा सा, इस गोल वाले को हम लोग बोलते हैं आइरिस। इसके अंदर एक और होता है ब्लैक कलर का, उसको प्यूपिल बोलते हैं, आंख की पुतली, प्यूपिल। आइरिस जो है ये डिपेंड करता है अलग अलग पर्सन पे, किसी का आइरिस कलर होगा थोड़ा ब्लू टाइप में, किसी का हल्का ब्लैक टाइप में, किसी का हल्का ग्रे टाइप, देख रहे हो अलग अलग कलर का आइरिस होता है। तो आइरिस का कलर जो है किसी में ग्रे होगा, किसी में हल्का ब्लू में होगा, किसी का कुछ होगा। लेकिन ये जो प्यूपिल होता है बीच में जो होता है काले कलर का प्यूपिल, सब में काला ही होगा, प्यूपिल सब में काला होता है, समझ रहे हो। तो आइरिस कहाँ से रिलेटेड है, ये आंख से रिलेटेड है, आई से।
है ना। अगर पटेला की बात करें, पटेला क्या होता है, पटेला हड्डी है ना, हमारा जो कोहन, ये जो ठेवना जो होता है, यहाँ पे बात करें नी, तो नी बोन, ठेवने का जो बोन होता है नी बोन, वो होता है पटेला, वहां पे पटेला होता है, मतलब दो पटेला हमारे पास है ना, कोहनी का ये जो घुटने का जो हड्डी होता है पटेला। स्टिग्मा की बात करें तो स्टिग्मा क्या होता है भैया, जो हमारा ये फूल जो होता है, फूल का जो फीमेल पार्ट होता है, इस तरीके से मैंने फूल बनाया था ना पिछले दिन, तो फूल के अंदर जो फीमेल पार्ट होता है ना, तो मैंने बताया था कि सबसे ऊपर क्या होता है, सबसे ऊपर होता है स्टिग्मा, सबसे ऊपर होता है स्टिग्मा, बीच में होता है स्टाइल, और उसके बाद नीचे आओगे तो क्या मिलेगा, ओवरी, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, सबसे ऊपर क्या होता है स्टिग्मा, है ना। ये होता है फीमेल, ये मैंने बनाया है फीमेल पार्ट, ये मैंने फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बनाया है। मेल वाले में क्या होता है, मेल वाले में तो ऐसा होता है, मेल वाले में एक फिलामेंट होगा, उसके बाद तो क्या होगा, यहाँ पे हमारा जो है एंथर होगा। तो आप देख के आ जाना, इसके पहले लेक्चर किया था मैंने, सब बताया था उसमें, ठीक है। ये तो उस तरीके से ये स्टिग्मा कहाँ से रिलेटेड, ये तो रिलेटेड है फ्लावर से, स्टिग्मा रिलेटेड है फ्लावर से, पटेला हो गया बोन से, स्प्लीन हो गया वो तो एक ग्लैंड है भैया। और अगर आइरिस की बात करें, आइरिस की बात करें तो ये रिलेटेड है हमारे ह्यूमन आई से, आंखों से, समझ रहे हैं, जिसको टिक करते हैं और आगे बढ़ते चलते हैं। आगे देखो क्या बताया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग, कौन सा स्टेटमेंट गलत है वो बता रहा है, पढ़ो हुआ बताओ कौन सा स्टेटमेंट गलत है। आयोडीन इज अ लस्ट्रस मतलब होता है शाइनी, जैसे सोनोरस मतलब होता है कि रिंगिंग साउंड, वैसे लस्ट्रस मतलब होता है शाइनी, कौन चीज कितना चमक रही होता है लस्ट्रस का मतलब। क्या आयोडीन एक लस्ट्रस नॉन मेटल है, देखो आयोडीन है तो एक नॉन मेटल, बिल्कुल आयोडीन जो है एक नॉन मेटल है, लेकिन पूछ रहा है क्या लस्ट्रस होता है। दूसरा, कार्बन इज अ नॉन मेटल, क्या कार्बन नॉन मेटल है। क्या लिथियम का डेंसिटी हाई होता है। क्या सोडियम को खुला छोड़ने पे क्या वो आग पकड़ सकता है। इन चारों में से कौन सा स्टेटमेंट गलत है। देखो चौथा वाला सही है, फोर्थ वाला, सोडियम को अगर खुले में छोड़ दोगे तो मैंने बताया था ना, हीट हो रहा था मेरे पॉकेट में, हीट होते होते तो क्या कुछ देर में वो आग भी पकड़ लेगा, इतना ज्यादा गर्म हो जाएगा। तो सोडियम जो है अपने आप आग पकड़ लेता है, उसलिए क्या करते हैं, सोडियम को हम लोग केरोसिन में रखते हैं। सोडियम को केरोसिन से निकालना नहीं, और याद रखो फास्फोरस को पानी से निकालना नहीं, फास्फोरस बिल्कुल, जो फास्फोरस होता है ना, सिंबल होता है पी, उसको पानी से मत निकाल देना, वो भी रिएक्ट कर जाएगा बहुत ज्यादा। तो फास्फोरस को हम लोग पानी से बाहर नहीं निकालते हैं, और सोडियम को केरोसिन से बाहर नहीं निकालते हैं, ठीक है। तो ये हमारा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, मतलब फोर्थ स्टेटमेंट करेक्ट है, हमको तो गलत स्टेटमेंट खोजना है, फोर्थ वाला स्टेटमेंट सही है, समझ रहे हो। तीसरा क्या, उसका देखो कार्बन इज अ नॉन मेटल, क्या कार्बन नॉन मेटल है, बिल्कुल कार्बन एक नॉन मेटल ही तो होता है ना कार्बन। यहाँ पे देखो फिर पूछ रहा है कि यहाँ पे आयोडीन इज अ लस्ट्रस नॉन मेटल, आपको पता है कि जितने नॉन मेटल होते हैं उनमें से कोई लस्ट्रस नहीं होता, शाइनी नहीं होता। नॉन मेटल कोई सा चमकता है क्या, देखियो जितने भी नॉन मेटल आप देखते हो वो चमकता नहीं है, समझ रहे हो, जो जो चमकता है वो सब मेटल हो जाता है, या तो मेटल होगा या एलॉय होगा, है ना। जितने भी चमकती हुई चीज देख रहे हो वो या तो मेटल है या नॉन, या आपका एलॉय होता है। लेकिन आयोडीन एक ऐसा नॉन मेटल जो कि चमकता है, बिल्कुल आयोडीन चमकता है नॉन मेटल होने के बावजूद, इसका मतलब ये ऑप्शन, ये स्टेटमेंट भी सही है। तो पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, और यहाँ पे देखो कार्बन इज अ नॉन मेटल, ये भी सही है, लेकिन लिथियम का हाई डेंसिटी होगा, ये गलत है। लिथियम की डेंसिटी हाई नहीं होती है, डेंसिटी मतलब होता है घनत्व, कितना घना है, कितना घना, किसी के सर पे जो है कम बाल है, किसी के सर पे ज्यादा बाल है, तो उसकी डेंसिटी ज्यादा है। महिलाओं की क्या होती है, बालों की डेंसिटी ज्यादा होती है पुरुषों से, तो डेंसिटी का ये मतलब होता है। तो लिथियम का डेंसिटी कम ही तो होगा ना। अगर लिथियम की बात करें तो लिथियम में क्या होगा, अगर मैं उसका एटम बनाऊं लिथियम का, तो लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं भैया, तो फर्स्ट वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होगा और सेकंड वाले शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, तो इसके पास टोटल 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। और इसके नाभिक में जो होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में 3 प्रोटॉन होगा, कितना होगा, न्यूक्लियस में 3 प्रोटॉन होगा, बाहर 3 इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, और इसके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन भी तो होगा ना, तो 4 न्यूट्रॉन होता है न्यूक्लियस में, देख रहे हो। तो इसका घनत्व ज्यादा नहीं है, बहुत कम है। ये 3 इलेक्ट्रॉन होना, 3 प्रोटॉन होना, 4 न्यूट्रॉन, ये तो कम है घनत्व। इससे भी ज्यादा अगर होता, है ना, जैसे कैल्शियम, वो सब का क्या मतलब 20 के ऊपर जितना जाओगे तो डेंसिटी बहुत बढ़ते रहेगा, समझ रहे हो, जैसे ऊपर जाओगे डेंसिटी बढ़ेगा आपका। लेकिन लिथियम का डेंसिटी बहुत कम होता है, लेकिन यहाँ बताया कि लिथियम का डेंसिटी हाई होता है, बिल्कुल गलत है, लिथियम का डेंसिटी हाई नहीं होता है, ठीक है। तो मतलब स्टेटमेंट गलत है, हमको तो गलत ही खोजना था भैया तो इसको टिक करते हैं और आगे बढ़ते चलते हैं। अगला देखो क्या बोल रहा है, हर्पिस इन ह्यूमन इज, हर्पिस कैसा डिजीज है, पैरासाइटिक है कि फंगल है, मतलब फंगी से फैलता है, कि वायरल है कि मतलब वायरस से फैलता है, कि बैक्टीरिया है कि मतलब बैक्टीरिया से फैलता है। देखो हर्पिस आपको पता है क्या होता है, जिस तरीके से स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स होता है ना, स्मॉल पॉक्स को बेसिकली लोग क्या बोलते हैं, माता आ गया, इसको माता आ गया लोग बोलते हैं ना, ऐसे गांव वगैरह में। उसमें क्या है ना, ऐसे ऐसे गोल 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 बड़े बड़े फोड़े हो जाते हैं, ऐसे दाने हो जाते हैं शरीर में, तो उसको क्या है कि लोग अकेला कमरे में बंद कर देते हैं, उसको नीम से जो है ढक के उस कमरे में जो है बंद कर देते हैं, खाना पीना वहीं पे उसका अकेले रूम में होता है। तो जैसे कि स्मॉल पॉक्स होता है, चिकन पॉक्स होता है, समझ रहे हो, उस चिकन पॉक्स वगैरह को लोग माता बोलते हैं। तो स्मॉल पॉक्स चिकन पॉक्स की तरह एक हमारा हर्पिस होता है, हर्पिस भी ऐसे आपको दाने दाने गोल गोल जो है आपको दाने देखने को मिलेंगे, ये ज्यादातर आपको आंख के पास या आपको यहाँ होठ के पास देखने को मिलेगा, समझ रहे हो, ज्यादातर आंख के पास गोल गोल दाने निकलेंगे इस तरीके से, या होठ के पास, है ना। या तो वो होता किससे, बेसिकली ये होता है वायरल, ये एक वायरल डिजीज है, वायरस से होता है, हर्पीस जो है एक वायरस से होता है, तो मतलब ये हमारा वायरल डिजीज है, टिक करो और आगे बढ़ते चलो, ठीक है। अगला देखो क्या है यहाँ पे, अब पूछ रहा है कि कौन सा इसमें से स्टेटमेंट
कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है बेस के बारे में। बेस के बारे में 4 बातें कही गई है, कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा गलत है। देखो आपको एक बात तो पता होगा, मैंने पहले ही बता रखा है कि जो एसिड होते हैं, जितने भी एसिड हो, चाहे वो स्ट्रॉन्ग एसिड हो या वीक एसिड हो, कैसा भी एसिड हो, सारा एसिड जो है सार होता है टेस्ट में। कैसा सार? सार मतलब खट्टा। कोई जो है कम खट्टा होगा, कोई ज्यादा होगा, लेकिन हाँ खट्टा होगा जरूर। एसिड सारे खट्टे होते हैं। और बेस की बात करें, जितना भी बेस होता है, बोलोगे बेस क्या होता है, आपको पता है ना बेस एसिड क्या होता है। एसिड अगर किसी में भी आपको हाइड्रोजन आयन देखने को मिल गया तो वो एसिड होता है। किसी में भी आपको अगर जैसे मान लो HCl लिख दिए, क्या लिख दिए HCl, तो ये एक एसिड है। HCl एक एसिड है। उस तरीके से मैंने क्या लिख दिया जितने भी आपको हाइड्रोजन देखने को मिल जाते हैं वो सब क्या होते हैं, एसिड होते हैं। यहाँ पे देखो क्या लिखा है मैंने NaCl, क्या ये एसिड है? नहीं, इसमें हाइड्रोजन तो है नहीं, तो ये एसिड नहीं है। तो ये होता है एसिड का मतलब। बेस क्या होता है? बेस मतलब जिसमें आपको OH दिख जाए। क्या दिख जाए? OH माइन। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है NaOH, क्या लिखा है NaOH, तो देखो यहाँ पे OH दिख रहा है। इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। चूंकि OH हमारा लगा हुआ है इसके साथ, तो मतलब ये हमारा एक बेस है। ये क्या है? एक बेस है। उस तरीके से क्या लिख दिए CH3COOH। ये देखो ये क्या है बताओ? ये एक एसिड होता है बेसिकली। ये जो आप देख रहे हो ना, इसको फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। इसको दो मत जोड़ लेना, ये OH ये कंप्लीट यहां से यहां तक होता है। ये कंप्लीट यहां से यहां तक होता है। इसको आप लोग पढ़ोगे नोमेनक्लेचर वगैरह में। इसको बोलते हैं इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, ठीक है ना, COOH। तो ये हमारा एक एसिड है। ये पूरा पूरा क्या है, ये हमारी, इसको बोलते हैं हम लोग इथानोइक एसिड बोलते हैं। इसका पूरा नाम क्या है? इथानोइक एसिड। क्या इसका समझ रहे? इसका इथानोइक एसिड नाम होता है इसका। तो बेस के बारे में कौन से बातें सही है वो बोल रहा है। तो देखो पहला वाला और यहाँ पे तीसरा वाला, इन दोनों को तो लिस्ट से हटा ही दो। क्योंकि आप देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, सार टेस्ट। यहाँ पे भी देखो सार टेस्ट। और ये बेस तो खट्टा होता नहीं है भैया, बेस तो कैसा होता है? कड़वा होता है। बेस कैसा होता है? बीटर, कड़वा। बीटर लिख देना है, जैसे कैसे करेला कड़वा होता है। उस तरीके से पहला और तीसरा तो लिस्ट से हटा दो। अब बचा दूसरा और चौथा। दूसरे वाले में बताया गया है कि हमारा जो है ये टेस्ट में बीटर होता है, बिल्कुल। क्या ये कोरोसिव होता है? बिल्कुल कोरोसिव होता है। कोरोसिव मतलब किसी भी चीज को नष्ट करता है। मान लो किसी मेटल पे गिर गया या किसी दूसरे चीज पे गिर गया, तो उस पे जंग लग जाएगा भैया, खराब कर देगा उसको। तो बेस गिरने से वो कोरोजन दिखाता है, बिल्कुल दिखाता है। तो टेस्ट में बीटर भी है, कोरोजन भी दिखाता है। अब बच गया, क्या बेस स्टिकी होता है क्या, या बेस सोपी होता है? तो बेस जो है वो सोपी होता है, मतलब चपचप नहीं करता है, स्टिपी नहीं होता है। वो कैसा होता है? सोपी होता है ना। उसलिए हम लोग देखोगे, हम लोग क्या करते हैं ना, बेस का ही यूज करते हैं साबुन बनाने के लिए। जो साबुन होते हैं, जो डिटर्जेंट जो होते हैं, उनमें हम लोग क्या करते हैं, बेस का ही यूज करते हैं ना। सोडियम हाइड्रोक्साइड वगैरह, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, तो इन सब का हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं साबुन वगैरह बनाने के लिए। क्योंकि ये जो होते हैं बेसिस कैसे होते हैं, सोपी होते हैं भैया, स्लिपरी स्लिपरी सोपी होते हैं। तो इससे अच्छे से हम लोग बना सकते हैं साबुन। और साबुन भी तो देखते हैं ना फिसलता है कितना, साबुन कितना फिसलता है, तो सोपी होता है। तो इसलिए बेस हमारा जो है सोपी भी है, टेस्ट में बीटर भी है और क्रोसिव भी है। जिसपे गिर जाए उसको वो खराब कर सकता है, जंग लगा सकता है। समझ रहे हो? तो ऑप्शन बी करेक्ट है ना, सेकंड वाला करेक्ट है। इसको टिक टिक करते और आगे बढ़ते चलते हैं, ठीक है। अगला देखो क्या बताया गया। तो यहाँ पे रिलेट किया हुआ है, जैसे लीव्स का रिलेशन बताया है क्लोरोफिल से, उस तरीके से ब्लड का रिलेशन इन चारों में से किससे होगा। देखो ब्लड में ये चारों चीजें होते हैं। ब्लड में WBC भी होता है, ब्लड में प्लेटलेट्स भी होता है, ब्लड में प्लाज्मा भी होता है ना। ब्लड में 60% प्लाज्मा होता है, आपको पता है। अब ब्लड में हेमोग्लोबिन भी होता है ना। अब अब सवाल उठता है कि चारों में से कौन सा करे। तो यहाँ पे देखो लीव्स को किया गया है रिलेट क्लोरोफिल से। देखो पत्ते हरे कलर के क्यों होते हैं? जो हरे पौधे होते हैं उनका पत्ता हरा क्यों होता है? क्योंकि उनके अंदर क्लोरोफिल होता है ना। कुछ ऐसे भी पौधे हैं जैसे कुस्कुटा, एक एक पौधा होता है, हो तो काफी सारे सकते हैं। एक मैंने एग्जांपल दिया कुस्कुटा का। कुस्कुटा एक ऐसा पौधा है जो कि हरा कलर का नहीं होता है। हरा क्यों नहीं होता है भैया? क्योंकि उसके अंदर क्लोरोफिल है ही नहीं। तो आप समझ रहे हो, क्लोरोफिल होने के कारण पत्ता जो है हरे कलर का होता है। उस तरीके से ब्लड का कलर लाल क्यों होता है? तो वो होता है हेमोग्लोबिन होने के कारण। समझ रहे हो, होता तो ब्लड में चारों ही है, सब कुछ होता है, लेकिन कलर लाल क्यों है? तो लाल कलर प्रेजेंट है हेमोग्लोबिन के कारण। तो फोर्थ वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। इसको टिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अगला देखो क्या बताया गया, डेंड्रॉन एंड एक्सोन आर पार्ट्स ऑफ द डैश। डेंड्रॉन एक्सोन समझते हो, हमारा जो नर्व सेल होता है, नर्व सेल, उसमें डेंड्रॉन एक्सोन मिलेंगे। पूछोगे नर्व सेल क्या होता है? जैसे बॉडी में वायरिंग है ना, बहुत सारा वायरिंग, समझ रहे हो। जैसे हमारे बॉडी में ब्लड वेसल्स है, जैसे एक पाइप है जिसमें से खून ऊपर नीचे करेगा, इधर उधर जाएगा, खून बहेगा ना बॉडी में, तो उसके लिए पाइप है जिसको ब्लड वेसल बोलते हैं। उस तरीके से सिग्नल को जाने के लिए, सिग्नल को ऊपर नीचे करना है तो उसके लिए भी तो एक रास्ता होना चाहिए। सिग्नल जो है वो ब्लड वेसल से नहीं जाता है। सिग्नल कहाँ से जाता है? उसका अलग रास्ता है। उस रास्ते को बोलते हैं नेफ्रॉन। उस रास्ते को क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन, है ना। तो ये देखो, अगर यहाँ पे नर्वस सिस्टम, उसको हम लोग बोलते हैं नेफ्रॉन। अगर मैं नेफ्रॉन यहाँ पे बनाऊं, इधर देख लो, उसको न्यूरॉन बोलते हैं। न्यूरॉन, नेफ्रॉन तो वो किडनी का हो गया, इसको न्यूरॉन बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं, इसको जैसा होता है ना, कुछ इस तरीके का होता है ये, ऐसा ऐसा होता है इस तरीके। और यहाँ से फिर ये फर्दर ऐसा ऐसा डिवाइड हो जाता है, ठीक है। ये देखो, ये जो होता है बीच में न्यूक्लियस होता है इसका, बीच में क्या होगा? न्यूक्लियस होगा, ठीक है। यहाँ पे ऐसे ऐसे निकला होगा ये, इस तरीके से,
ऐसा ऐसा होता है इधर, तो इसको क्या बोलते हैं, डेंड्राइट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डेंड्राइट्स। ठीक है, और ये जो होता है बीच वाला पार्ट, यहाँ पे ऐसे ऐसे सेगमेंट्स बने होते हैं, खंड बने होते हैं ऐसे ऐसे करके, ये वाले रीजन को क्या बोलते हैं, इसको एक्सोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सोन। तो ये बेसिकली मैंने एक बनाया नर्व सेल। हमारे बॉडी में तो ऐसे लाखों करोड़ों है ना, और ये आपको आंख से थोड़ा ही दिखता है, ये तो माइक्रोस्कोप से दिखेगा। ये तो इतने छोटे हैं कि आपको माइक्रोस्कोप से दिखेगा ना। आपके बॉडी में तो इतना लाखों करोड़ों ऐसा नर्व सेल भरा है, और इसी के थ्रू सिग्नल जाता है, बिल्कुल इसी के थ्रू सिग्नल जाता है। उस सिग्नल को ले जाने का काम कौन करता है, उस सिग्नल को ले जाने का काम करता है सोडियम। सोडियम का बहुत अहम रोल है सिग्नल ले जाने में। इसलिए आप देखते हो कई बार जो है, जब बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, तो गर्मी से आपको जब पसीना आता है काफी ज्यादा, तो आपको दिमाग काम नहीं करता है। जब बहुत ज्यादा पसीना निकल जाए, तो आपने देखा होगा, आपको जो है कुछ काम करने का मन नहीं करता है, मन करता है कि बैठे रहे, जब पसीना बहुत आता है। क्यों ऐसा, इसीलिए जब पसीना आपका निकलता है, तो पसीने में होता है सोडियम क्लोराइड। क्या होता है, सोडियम क्लोराइड। पसीना में आपका नमक होता है ना, नमक, और नमक सोडियम क्लोराइड ही है। पसीना आपका नमकीन होता है, ट्राई किए, नमकीन होता है सोडियम क्लोराइड। तो देखो, चूंकि पसीना बहुत ज्यादा आएगा, तो Na निकल जाएगा भैया, सोडियम तो निकल जाएगा ना। अब सोडियम अगर निकल गया, तो आपके ब्रेन तक तो सिग्नल जाएगा नहीं अच्छे से। क्योंकि आपके ब्रेन तक सिग्नल जाएगा नहीं अच्छे से, उसलिए क्या है कि आपको जो चक्कर आने लगता है, या कई बार धूप में चक्कर भी आ जाता है आपको, या तो चक्कर आने लगता है, या आपको कुछ काम करने का मन नहीं करता, क्योंकि ब्रेन के पास सिग्नल नहीं जा पा रहा होता है। इसलिए लोग क्या बोलते हैं, ग्लूकॉन डी पियो, पानी पियो, फिर पानी पिलाओ, फिर ग्लूकॉन डी पिलाओ, तो वापस से टन आ जाते हो आराम से, क्योंकि वहां से फिर आपको क्या है, सोडियम वगैरह मिल गया। और पानी में अगर नमक डाल के पी लोगे, पानी पी लोगे, तो वहां से सोडियम क्लोराइड, नमक मिल जाएगा, फिर आपको सोडियम मिल जाएगा, और वापस से सिग्नल जो है ऊपर नीचे करवाएगा वो, समझ रहे हो। हाँ, तो ये होता है डेंड्राइट, ये होता है एक्सोन, दोनों को इकट्ठे, ये पूरा इकट्ठे क्या बोलते हैं, इसको इसको बोलते हैं हम लोग न्यूरॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूरॉन, पूरा पूरा को। ठीक है, ऐसे आपके काफी सारे न्यूरॉन है बॉडी में, आपके लाखों करोड़ों न्यूरॉन है, जिसके थ्रू क्या सिग्नल जा रहा है। और ये न्यूरॉन का झुंड, न्यूरॉन का जो झूठ होता है, वो बहुत सारा होता है ऐसा झूठ आपका, है ना, काफी सारे जो है गुच्छे में आपके ऐसे होते हैं, ऊपर से नीचे हर जगह होते हैं, हर जगह, समझ रहे हो। तो यहाँ पे सही ऑप्शन क्या होगा, नर्वस सिस्टम, बिल्कुल नर्वस सिस्टम का ही पार्ट है ना, बिल्कुल। ये जो आपने देखा स्ट्रक्चर मैंने बनाया, नर्वस सिस्टम का पार्ट है। नर्वस सिस्टम में आपका ब्रेन आ जाएगा, नर्वस सिस्टम में आपका ब्रेन आ जाएगा। आपका पीछे जो स्पाइनल कॉर्ड है, रीढ़ की हड्डी के अंदर से वायरिंग गई है, पता है ना, जो आपका रीढ़ का हड्डी होता है स्पाइनल कॉर्ड, उसके अंदर से वायरिंग गई हुई है। जो आपका बैकबोन होता है, वायरिंग अंदर से गया हुआ है। वो सब वायरिंग क्या है, यही तो था जो बनाया अभी, मैंने तो एक बनाया ना, वैसे तो बहुत सारे होते हैं, समझ रहे हो, बहुत सारे होते हैं, आंख से दिखते भी नहीं है आपको। ठीक है, तो ये नर्वस सिस्टम का पार्ट होता है। आगे बढ़ते हैं, अगर देखो क्या बताया गया यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इंसेक्ट हैज अ पिगमेंट ल्यूकीफेरिन। ल्यूकीफेरिन इनमें से कौन से इंसेक्ट में होता है। देखो जो आपको दिख रहा है ना यहाँ पे, फायर फ्लाई, फायर फ्लाई जिसको जुगनू भी बोलते हैं, फायर फ्लाई, रात को आपको दिखता है ना चमकते हुए, उसके पीछे से पीली पीली रोशनी आ रही होती है, फायर फ्लाई बोलते हैं, जुगनू बोलते हैं। तो फायर फ्लाई का में जो होता है, ये ल्यूकीफेरन नाम का पिगमेंट होता है। ये ल्यूकीफेरन जो है, ये क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ, एटमोस्फेयर में तो ऑक्सीजन होगा ही, तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या करता है, ये क्या करता है, रोशनी बनाता है, हीट बनाता है, तो आपको चमकते हुए दिख रहा है, समझ रहे हो। तो ल्यूकीफेरन नाम का पिगमेंट फायर फ्लाई में होता है। इसको टिक करते हैं और आगे बढ़ते चलते हैं। आगे देखो क्या बताया गया यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वाटर बॉर्न डिजीज। कौन सा वाटर बॉर्न डिजीज, मतलब क्या कि अगर वाटर बॉर्न डिजीज मतलब ऐसी बीमारी जो आपको पानी से हो, गंदा पानी अगर पी लिया उस पानी में कोई बैक्टीरिया वगैरह अगर होगा, वायरस होगा, तो उससे आपको फैल जाएगी, मतलब पानी के कारण, वैसे डिजीज को बोलेंगे वाटर बॉर्न डिजीज। तो यहाँ पे 4 डिजीज के नाम दिए गए हैं, कोलेरा, कॉमन कोल्ड, मम्स, न्यूमोनिया। कौन सा वाटर बॉर्न डिजीज है, देखो यहाँ पे, कॉमन कोल्ड, पता है ना कॉमन कोल्ड क्या होता है, सर्दी जुकाम। सर्दी जुकाम किससे होता है, ये पानी से तो होता नहीं है भैया। सर्दी जुकाम तो हवा से फैलता है ना। कोई मान लो एक पर्सन जो कि सर्दी, उसको सर्दी जुकाम है, उसके पास चले गए, काफी छींक रहा है, तो उसकी अगर ड्रॉपलेट्स आपके तक आ जाएगी, आपके अंदर चली जाएगी, तो आपको भी हो जाएगा, समझ रहे हो। तो ये तो हवा से फैलता है सर्दी जुकाम वगैरह, है ना। यहाँ मम्स की बात करें, मम्स, मम्स क्या होता है आपको पता है ना, ये कई बार जो यहाँ पे गला सूज जाए, ये जो है आपका ये वाला पार्ट क्या बोलते हैं, चिक बोलते हैं इसको, है ना। तो ये आपका फेस वाला पार्ट ये काफी फूल सा जाता है। ठीक है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपके यहाँ पे ना 3 ग्रंथि होती है, आपके मुंह में 3 ग्रंथि होती है, पैरोटिड, सबलिंगुअल, सबमैंडिब्यूलर। क्या बोला, पैरोटिड, सबलिंगुअल, सबमैंडिब्यूलर, ये 3 आपकी ग्रंथि होती है मुंह के अंदर, जो कि क्या करती है, थूक को बनाती है, सलाइवा को, थूक को बनाती है। सबसे बड़ी ग्लैंड जो कि मुंह के अंदर होती है, वो होती है पैरोटिड ग्लैंड। क्या होती है, पैरोटिड। तो पैरोटिड ग्लैंड के सूज जाने से, जब वो सूज जाता है तो यहाँ पे फूल सा जाता है, तो इसी को बोलते हैं कि इसको मम्स हो गया, मम्स हो गया। तो इसलिए हमने देखा होगा कि मम्स को कम करने के लिए लोग क्या ऐसा कुछ लगाते हैं ना भैया, मम्स को कम करने के लिए यहाँ पे एक ऐसा कुछ चिपका देते हैं, ऐसा गोल 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 ऐसा ऐसा करके होता है, समझ रहे हो। तो क्या करता है, हीट सप्लाई, उसको जो गर्मी प्रदान करता है, इससे क्या है कि पिचक जाता है दोबारा, समझ रहे हो। ऐसा ऐसा पट्टी चिपका देते हैं मम्स को कम करने के लिए। फिर वो एक होता है निमोनिया। निमोनिया क्या होता है, निमोनिया ये लंग्स की डिजीज है, फेफड़े की डिजीज, एक रेस्पिरेटरी डिजीज है जो कि हवा से फैलता है। निमोनिया जिस बैक्टीरिया से होता है, वो किसी इन्फेक्टेड पर्सन से अगर आपके अंदर आ जाए हवा के थ्रू, तो आपको निमोनिया हो सकता है। तो आपने क्या देखा कि इन तीनों में से तो कोई वाटर बॉर्न डिजीज है नहीं भैया।
अब जो बच गया कोलेरा, ये आपका वाटर बॉर्न डिजीज है, बिल्कुल कोलेरा हो गया, फिर एक और होता है टाइफाइड, काफी सारे होते हैं, तो कोलेरा टाइफाइड वगैरह ये सब क्या है, वाटर बॉर्न डिजीज, मतलब गंदा पानी वगैरह पी लोगे, वो पानी अगर गंदा होगा, साफ नहीं होगा, उसमें उसमें कुछ बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, जैसे कोलेरा होता है विब्रियो कॉलरे नाम के एक बैक्टीरिया से, उसका नाम क्या है, विब्रियो कॉलरे, उससे होता है कोलेरा। अगर वो आपका पानी में प्रेजेंट है तो आपने पी लिया तो आपको कोलेरा नाम की बीमारी हो जाएगी, समझ रहे हो, तो ये एक वाटर बॉर्न डिजीज है। आगे बढ़ते हैं। अब क्या बताया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग, हमारे स्किन के बाहर वाला सबसे बाहर का लेयर कौन सा होता है, देखो स्किन को आप खुद अगर जूम आउट करोगे माइक्रोस्कोप में, उसमें काफी सारे लेयर दिखेंगे आपको, तो स्किन का सबसे बाहर वाला लेयर क्या कहलाता है, केराटिन, लैरिंग्स, एपिडर्मिस या आपको क्वाड्रिसेप्स, इन चारों में से कौन सा होगा। देखो केराटिन जो है ये एक पिगमेंट है जो कि आपके स्किन में होता है, समझ रहे हो, आपके स्किन में केराटिन नाम का पिगमेंट होता है, स्किन में भी होता है, आपके नाखूनों में, आपके बालों में, इन सब में केराटिन नाम का पिगमेंट होता है, लेकिन यहाँ पे पिगमेंट नहीं पूछ रहा है, पूछ रहा है स्किन का सबसे ऊपर लेयर का नाम क्या है, बताओ, केराटिन तो नहीं होगा। लैरिंग्स, लैरिंग्स क्या होता है भैया, लैरिंग्स, लैरिंग्स जो है यहाँ पे आप गले में, समझ रहे हो, जब सांस लेते हो यहाँ पे तो आपका क्या होगा, फेरिंग्स, लैरिंग्स, इस तरीके से, पहले तो नोज हो गया, नाक से सांस लिए तो फेरिंग्स हो गया, फिर वो अंदर जाता है सांस तो लैरिंग्स, फिर आपका ट्रैकिया आता है, फिर आपका जो है ट्रैकिया डिवाइड होता है ब्रोंकाई, ब्रोंकियोस, एल्वियोली, फेफड़े के अंदर, समझ रहे हो, तो लैरिंग्स तो यहाँ पे होता है, गले वाले पार्ट को यहाँ पे इसको लैरिंग्स बोलते हैं, तो ये तो होगा नहीं भैया। फिर ये हो गया एपिडर्मिस, एपिडर्मिस, एपिडर्मिस सही है बिल्कुल, स्किन का सबसे बाहरी लेयर कहलाता है एपिडर्मिस, उससे थोड़ा नीचे घुसोगे, समझ रहे हो, तो आपका आता है डर्मिस, सबसे बाहर क्या है एपिडर्मिस, उससे थोड़ा अंदर घुसोगे तो क्या आता है डर्मिस, तो बाहरी लेयर समझ में आ गया, सबसे बाहर वाला लेयर स्किन का कौन सा होता है, एपिडर्मिस होता है, ठीक है। आगे बढ़ते अगला देखते हैं, इसके बाद क्या बताया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इज नोन एज विनेगर, इनमें से ये देखो 4 एसिड के नाम दिए हैं, इनमें से कौन सा एसिड विनेगर कहलाता है, विनेगर, विनेगर समझते हो ना, ये एक खट्टा पदार्थ होता है, बेसिकली एसिड तो सारे खट्टे ही होते हैं एसिड, ये डालते हैं फास्ट फूड में, चाउमीन मोमो वगैरह अगर बना रहा हो तो फास्ट फूड वगैरह में डाल देता है, उसमें क्या है कि खट्टापन थोड़ा आ जाए, समझ रहे हो, तो विनेगर डाला जाता है, सॉस की तरह होता है, ब्लैक कलर का होता है, समझ रहे हो, तो ये ये कौन सा केमिकल है, बेसिकली विनेगर केमिकल कौन सा है, तो ये है हमारा एसिडिक एसिड, बिल्कुल एसिडिक एसिड ही विनेगर है। अगर एसिडिक एसिड का मैं फॉर्मूला लिखूं तो वो होता है CH3COOH, थोड़ा पहले बताया था ना, थोड़ा पहले अभी, CH3COOH, ये हमारी एसिडिक एसिड है। इसका एक और नाम है जिसको हम लोग बोलते हैं इथानोइक एसिड, क्या बोलते हैं, इथानोइक एसिड। ये इथानोइक एसिड तो आईयूपीएसी नेम है, बेसिकली ये किसी कंपाउंड के 2 नाम होते हैं, जैसे आपका भी होगा ना, आपके घर में कुछ नाम होगा, आपके स्कूल में कुछ नाम होगा भैया, उस तरीके से एक कंपाउंड का 2 नाम होता है, एक होता है आईयूपीएसी नेम, एक होता है कॉमन नेम, तो ये जो है एसिडिक एसिड ये कॉमन नेम है इसका, और आईयूपीएसी नेम क्या होता है इसका, इथानोइक एसिड होता है आईयूपीएसी नेम, क्योंकि 2 कार्बन है, 2 कार्बन मतलब होता है ईथ, और चूंकि यहाँ पे COOH है तो इसको बोलते हैं ओइक, इसको बोलते हैं ओइक एसिड, समझ रहे हो, मतलब इसका पूरा नाम तो है कार्बोक्सिलिक एसिड, लेकिन जब ये लगता है तो वो लास्ट में एज अ सफिक्स ओइक एसिड बोलते हैं, तो हो गया इकट्ठे क्या हो गया, इथानोइक एसिड, समझ रहे हो। आगे बढ़ते हैं, अब देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, इनमें से कौन सा मल्टी सेलुलर, मतलब क्या कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें एक से ज्यादा सेल प्रेजेंट है, अगर एक सेल प्रेजेंट है किसी के अंदर तो वो तो हो गया यूनिसेलुलर, समझ रहे हो, जैसे अगर वायरस की बात करें, वायरस बैक्टीरिया ये सब क्या है, यूनिसेलुलर है ना। अमीबा की बात करें, पैरामीशियम की बात करें, यहाँ पे देखो अमीबा दिख रहा है, पैरामीशियम दिख रहा है, आप क्लेमाइडोमोनस दिख रहा है, ये सब है, ये आपके मल्टी सेलुलर नहीं है, ये है आपके यूनिसेलुलर, एक सेल से बने हैं, इनका जीवन काल एक सेल में ही खत्म हो जाता है, एक ही सेल में जिंदा ली, एक ही सेल में मर जाएंगे। जैसे हम लोग अपनी बात करें, हम लोग कैसे हैं भैया, मल्टी सेलुलर, हमारे में एक सेल है क्या, नहीं, हमारे में तो करोड़ों सेल है, समझ रहे हो, ऊपर से नीचे करोड़ों सेल हमारे अंदर, एक सेल नहीं बहुत सारा है। लेकिन अगर स्पॉन्ज की बात करें, स्पॉन्ज वो भी एक कैसा है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, बिल्कुल स्पॉन्ज होता है मल्टी सेलुलर, इसको टिक करते हैं स्पॉन्ज, समझ रहे हो, स्पॉन्ज हमारा एक ऑर्गेनिज्म है, समझ रहे हो, आप जो गद्दा वगैरह बैठते हो, जिस जिस वो जो स्पॉन्ज का बनाता है वो तो आर्टिफिशियल होता है, पहले के समय में जो है वो स्पॉन्ज स्पॉन्ज एक्चुअली में एक ऑर्गेनिज्म होता है, समझ रहे हो, जैसे स्पॉन्ज में जो छेद छेद देखते हो वो तो आर्टिफिशियल वाला अब बनाते हैं, लेकिन पहले क्या है वो ऑर्गेनिज्म होता है स्पॉन्ज, उसको क्या है, उसको सराह के उस तरीके से बनाया जाता है, जब वो मर जाता है स्पॉन्ज तो सराह की क्या करता है उसको उस तरीके से जो है गद्दे वगैरह में लगा देते हैं उसको, समझ रहे हो, तो ये स्पॉन्ज एक ऑर्गेनिज्म है, कैसा है, मल्टी सेलुलर, ठीक है। आगे देखो क्या बताया गया, चेंज ऑफ लिक्विड इनटू गैस, तो लिक्विड का गैस में बदल जाना बॉइलिंग पॉइंट के नीचे, अगर बॉइलिंग पॉइंट से पहले ही वो क्या करे, लिक्विड से गैस में चेंज कर जाए, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं क्या है, क्रिस्टलाइजेशन, इवापोरेशन, डिपोजिशन या कंडेंसेशन। देखो मैं समझाता हूँ क्या होता है, जैसे मान लो मेरे पास जो है सॉलिड है, ऐसे ऐसे बर्फ के टुकड़े हैं, सॉलिड तो कुछ भी हो सकता है, समझाने के लिए बर्फ लेते हैं, मान लो बर्फ का टुकड़ा है यहाँ पे, ऐसा 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 होगा, समझ में आ रहा है। अब देखो अगर बर्फ को मैंने क्या किया, हीट किया, ये हीट का होता है ना सिंबल, केमिस्ट्री में इसका मतलब होता है हीट का सिंबल, अब फिजिक्स में इसका मतलब क्या होता है, चेंज, फिजिक्स में ये ट्रायंगल चेंज को बताता है, ऑल दो केमिस्ट्री के टर्म से बता रहे हैं, तो ये हीट किया, अच्छा यहाँ पे हीट लिख दे रहे हैं, चलो तो मैंने इसे क्या किया, हीट किया, तो ये क्या है, पानी बन जाएगा भैया, ये क्या करेगा, पानी बन जाएगा, समझ रहे हो, हीट करने पे क्या बन गया, ये वाटर बन गया, इसको दोबारा अगर हीट करेंगे
इसको अगर दोबारा अगर हीट कर दिया तो क्या वेपर वेपर बन जाएगा, ये जो है वेपर बन जाएगा, गरम गरम यहाँ से जो है पानी की भाप निकलना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो देखो हीट किया तो सॉलिड, पहले तो ये सॉलिड था है ना, सॉलिड से लिक्विड बना, और फिर लिक्विड से क्या किया, ये वेपर मतलब गैस बन गया, समझ रहे हो। अब देखो अगर वापस आना हो तो ठंडा करना पड़ेगा, अगर वापस इसको ठंडा करेंगे गैस को तो ये बन जाएगा लिक्विड, कूल करने पे, और इसको और कूल करेंगे तो ये लिक्विड क्या बन जाएगा, सॉलिड बन जाएगा, और कूल करेंगे। यहाँ पे क्या बताया गया है, यहाँ पे क्या बोला है, लिक्विड का गैस में चेंज करना, ये क्या क्या कहलाता है, लिक्विड का गैस में चेंज करना। तो इस प्रोसेस को हम लोग बेसिकली बॉइलिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोसेस का नाम है बॉइलिंग। लेकिन चूंकि बॉइलिंग बॉइलिंग पॉइंट से पहले ही करवाना है, इसको क्या बोलेंगे, इसको हम लोग इवापोरेशन बोलते हैं। देखो पानी तो एक तो है कि आप पानी को उबालो, जब पानी को उबालोगे तो 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलना शुरू होगा वाटर का। मान लो पानी में अगर कुछ मिला हुआ ना हो, प्योर वाटर, कुछ मिलावट छिलावट ना हो, तो प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस की। 100 डिग्री जब तक ना मिले उबलना शुरू नहीं होगा, है ना। लेकिन अगर बात करें वही पानी अगर आपके कपड़े पे, मान लो कपड़ा भींगा है, तो क्या वो कपड़े को सूखने के लिए 100 डिग्री सेल्सियस मिलता है, क्या नहीं मिलता है। जो धूप से गर्मी आती है 100 डिग्री कहाँ आती है भैया, मुश्किल से 40-45 होगा, ज्यादा से ज्यादा गर्मी भी हुआ आपके शहर में तो 40-45, इससे ज्यादा थोड़ी होगा, 100 डिग्री तो मिलता नहीं है। लेकिन फिर भी क्या है, कपड़ा सूख जाता है। तो आपने क्या देखा कि उस केस में जो कपड़ा सूख रहा है, जो मतलब पानी जो वेपर बन रहा है, कपड़ा सूखना मतलब क्या, पानी वेपर बन गया ना, कपड़ा सूखना मतलब पानी वेपर बन के उड़ गया। लेकिन ये जो वेपर बन रहा है ये बॉइलिंग पॉइंट पे नहीं बन रहा है, उससे पहले ही बन जा रहा है। तो इस चीज को हम लोग इवापोरेशन बोलते हैं। ये बॉइलिंग पॉइंट से पहले अगर चेंज कर जाए तो इस फिनोमेना को हम लोग बोलते हैं इवापोरेशन। है तो बॉइलिंग की तरह ही, लेकिन इसका एक और नाम दिया गया इवापोरेशन, समझ रहे हो। तो यहाँ पे जो इवापोरेशन, इसको टिक करते हैं। ठीक है, लेक्चर को यहीं पेंट करते हैं। हमने क्या किया, 25 क्वेश्चंस इस पार्ट में कवर किए, मैंने 50 का बात किया था, इसके बाद और 25 लेके आ जाएंगे। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।